ठीक है, तो तमीज सर टॉपिक का नाम पढ़ें। Alternative to research. ऑल्टरनेटिव रिसर्च। तो हमने शुरू में ये पढ़ा था कि मैनेजर ने जब भी डिसीजन लेना होता है तो मैनेजर रिसर्च कंडक्ट करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। फिर हमने ये बात पढ़ी कब कब आप रिसर्च करेंगे, कब आप रिसर्च नहीं करेंगे। तो सवाल ये उठता है जब आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे तो डिसीजन तो आपने तब भी लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जी यस सर। सर। जब हम डिसीजन लेते हैं बिना रिसर्च के तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कौन कौन से हैं। तो मैंने ब्रॉडर 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है। एक एक करके उन कैटेगरी का आप नाम पढ़ें। Personal experience and common sense. जी, तो जब आप रिसर्च के बिना डिसीजन लेते हैं तो आप पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस की बेस पर डिसीजन लेते हैं, राइट? ये बात समझ में आती है? जी सर। यस सर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? Experts and authorities. तीसरा ऑप्शन क्या है? Popular and media messages. और चौथा क्या है? Ideological beliefs and values. अब हमने एक एक को डिटेल में पढ़ना है, काफी डिटेल के अंदर, ताकि हमें सबके प्रोज और कॉन्स पता चल जाए, सबकी लिमिटेशन पता चल जाए, किसका क्या फायदा, ये सब आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस सबसे इजी ये है और सबसे कॉमन ये है, तो इसको सबसे एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आपको ऑलरेडी पता है सबको कि हम पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस की बेस पे बहुत से डिसीजन लेते हैं। तो इसकी हेडिंग तो सबसे ऊपर है, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे सबसे एंड में। क्लियर? जी सर। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? जल्दी जल्दी बोलें, इतना टाइम नहीं है। एक्सपर्ट्स एंड अथॉरिटीज। जी, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज। ठीक है, कि जब हम एक्सपर्ट और अथॉरिटीज पे रिलाई करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। स्टार्ट करें टॉपिक। जी सर। अब आप नोट करें ना, तो मोस्टली बातें जो आपको पता चलती है कहाँ से पता चलती है? आपको अपने पेरेंट्स से पता चली होगी, राइट? टीचर से पता चली होगी, बुक से पता चली होगी, आपने किसी फिल्म में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, इंटरनेट से पता चला होगा, किसी भी मीडिया से पता चला होगा, या फिर बुक्स वगैरह से पढ़ा होगा। बुक्स का नाम तो मैंने ले लिया। मिनाइल आगे कंटिन्यू करें। बुक्स मैं कह चुका हूँ, पेरेंट्स कह चुका हूँ, टीचर्स कह चुका हूँ, मूवीज कह चुका हूँ, इंटरनेट कह चुका हूँ, या फिर आपने एक्सपर्ट से पता किया होगा। और जब ठीक अक्सर सर। आप एक्सपर्ट से बात मालूम करते हैं तो आप उनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं, राइट? जी। जी सर। अब आप ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजूहत पढ़ते हैं कि आप उनकी बात पे यकीन क्यों कर लेते हैं, यकीन ना करने की वजह क्या होगी, यकीन करने की वजह क्या होगी, इन तमाम के एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले इसके प्रोज पढ़ लेते हैं, इसके बेनिफिट क्या है। अच्छा, इंफॉर्मेशन गेन करने में जो सबसे बड़ी सोर्स है ना वो यही है, समझ रहे जी। हैं? जो सबसे बड़ी सोर्स है। अगर आप नोट करें, अगर आपको 100 चीजें पता है तो उन 100 में से समझ लें आपने 4 या 5 पे रिसर्च की होगी, बाकी आपको इन्हीं 4 सोर्सेज से पता चली होगी। और इन चारों में भी जो सबसे ज्यादा आपने डेटा कलेक्ट किया है, एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज के थ्रू कलेक्ट किया है। ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं, इस बात से एग्री करते जी हैं? जी सर। तो इसमें पहला प्रोसेस तो ये है कि इंफॉर्मेशन गेन करने की सबसे बड़ी सोर्स ये है। ठीक है, जैसे हम रिसर्च नहीं करते, हम डॉक्टर से पूछ लेते हैं ना। जी सर। जी अगर हमें कुछ हो तो एक काम तो ये हो सकता है कि हम रिसर्च करें हमें क्या हो रहा है, हम बुक पढ़ना शुरू करें कि सिम्टम्स क्यों। अच्छा, इस केस में मैं डॉक्टर्स की एग्जांपल लेके चलूंगा क्योंकि आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए कि डॉक्टर के केस में पूरा केस आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप क्या कोई बुक पढ़ते हैं कि यार मुझे ये सिम्टम्स है, तो बताएं सिम्टम्स किस कंडीशन में होते हैं, इसका इलाज क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन तो ये आप पूरी रिसर्च करें और देखें कि क्या करना चाहिए। आप करेंगे या आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे? एक्सपर्ट के पास एक्सपर्ट्स की जाएंगे। एक्सपर्ट के पास जाएंगे, जाहिर बात आप उससे पूछेंगे ये सिम्टम है, बताओ क्या हुआ है, इसका इलाज क्या है। चलिए डॉक्टर्स को साइड पे भी रखें, घर पे कोई बिजली का मसला हो जाए तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ला के देखते हैं कि क्या करना है, या इलेक्ट्रिशियन की बात मान लेते हैं? इलेक्ट्रिशियन की बात मान लेता। तो आप नोट करें, सुबह शाम दिन रात कम से कम 100 दफा ये काम होता है। गाड़ी में कोई इश्यू हो जाए, पूरी रिसर्च करने बैठते हैं, इंजन कैसे बनता है, इंजन कैसे खुलता है, या मैकेनिक की बात मान लेते हैं। मैकेनिक की मैकेनिक के बात मान पास। लेता है। ये बात सही है गलत है? सही है। इसमें कोई गलत बात तो नहीं हो रही ना? नहीं। नहीं। खुद, अच्छा आप लोग खुद क्यों रिसर्च कंडक्ट करते, उसकी वजूहत क्या है?
सही, क्योंकि मतलब बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है और हमें हो सकता है हमारे पास इतनी नॉलेज ना हो आप स्पेसिफिक एरिया की। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ऊपर। हमने कहा था रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, याद है आपको? और फिर हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रिसर्च कंडक्ट करने के लिए भी टाइम भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। ये देख रहे हैं, हमारे पास इतना डेटा भी होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आप कहेंगे यस इतना टाइम नहीं है, मुझे अभी के अभी डिसीजन लेना है। रिसर्च करने में 4 से 5 साल लग जाएंगे ये जानने में। अगर मुझे कोई टैबलेट लेनी है तो 5 से 6 साल पहले मैं मेडिकल पढ़ूं ये जानने के लिए कि मैं कौन सी टैबलेट लूं। डिसीजन तो मुझे आज लेना है। तो ना मेरे पास इतना टाइम है, ना मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस पर रिसर्च कर सकूं। तो सबसे आसान यस सर, तरीका ये है कि मैं एक्सपर्ट की बात मान लूं। यही बात होगी। जी सर, बिल्कुल। जी तो आप नोट करें, सुबह शाम दिन रात आप एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं। प्रॉपर्टी वाले से आप पूछते हैं, हाँ भाई बताओ कौन सा प्लॉट ऊपर जाने वाला है। स्टॉक वाले से आप पूछते हैं, हाँ भाई बताएं किस शेयर की प्राइस अच्छी है। सुबह शाम दिन रात ये काम हो रहा है। यस Yes, सर, sir. अगर आप नोट करें तो हमारे दीन में भी नॉलेज हासिल करने की जो सबसे बड़ी सोर्स है वो क्या है? एक्सपर्ट्स, कुरान मतलब एक्सपर्ट, टाइम फॉलो करते Yes, sir. आलिम, हैं, मुफ्ती। आलिम, बिल्कुल। अब यहाँ पे लोग बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं। जैसे अभी कुरान का वर्ड किसने यूज किया? तो मैंने हामी। त्यामी साहब, कुरान एक बुक है, जी सर। मेडिकल की भी एक बुक अवेलेबल है। जी सर। तो जब आपको डॉक्टर के साथ कोई मसला हुआ था तो आपने ये क्यों नहीं कहा मैं मेडिकल की बुक देखूंगा? जी सर। बोले ना, क्यों नहीं कहा आपने ये बात? क्योंकि Sir, वो वो चीज, prolonged process होता है. जी क्योंकि वो बुक अवेलेबल है। लेकिन आपने कहा यार जो बुक का एक्सपर्ट है जिसने पूरी बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है उससे ना पूछ लूं। मैं कहाँ पूरी बुक पढ़ूंगा? ठीक है, उस पूरी बुक में कहाँ पढ़ा हुआ है मुझे क्या पता? मेरी अंडरस्टैंडिंग भी वो नहीं होगी बुक की। ये सारी बातें आपने मेडिकल में कही थी ना। जी सर बिल्कुल। लेकिन आपको ना बहुत सारे अजीबो गरीब गोरे अंग्रेज टाइप के लोग मिल जाएंगे जो आपसे इस तरह की बेवकूफों की बातें करेंगे। आलिम के पास जाने की नीड नहीं है, मुफ्ती के पास जाने की नीड नहीं है, किसी अल्लाह वाले से पूछने की नीड नहीं है, खुद पढ़ो। तो मेरे भाई आपने मेडिकल में खुद बुक क्यों नहीं पढ़ी? चले मान लिया आपके जान का इश्यू था, आपने रिस्क नहीं लिया। तो आपके घर में जब बिजली का कोई मसला हुआ था तो आपने इलेक्ट्रिशियन की बात क्यों मानी? आपने खुद क्यों नहीं बुक पढ़ी? आप कहते लाइट का मसला पैसों का मसला है। तो आपने दीन को इतना सीरियस क्यों लिया हुआ है? जब आप अपनी जान को इतना सीरियस ले लेते हैं, जब आप अपने घर की बिजली को इतना सीरियस ले लेते हैं, जब आप अपनी गाड़ी को इतना सीरियस ले लेते हैं, तो आप कहते हैं भाई मेरी इंफॉर्मेशन पे मैं रिलाई नहीं कर सकता, मुझे किसी एक्सपर्ट से ही पूछना है। आज तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके बाइक का एक्सीडेंट हुआ हो और वो बोले कि मैं खुद अभी सर्जरी की बुक पढ़ता हूँ, अपने बाइक की सर्जरी खुद करूंगा। कोई कहता है इस तरह की बातें? नो सर। नहीं sir. तो उसमें इतनी अकल होती है कि भाई खुद पढ़ने में एक एक्सपर्ट जो पिछले 10-12 साल से सर्जरी कर रहा है, दोनों में फर्क होगा। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। Yes, लेकिन sir. आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो ये कहते होंगे मौलवियों के पास मत जाओ, दीन वालों के पास ना जाओ, खुद पढ़ो। कहते हैं ना लोग। जी सर। तो आपको इनकाउंटर करना समझ में आ गया? जी सर। जी इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछे। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी वजह जानते क्या है? क्योंकि आप रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो स्किल और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ा था वो आप में नहीं है, वो हम में है ही नहीं। मेजॉरिटी कंडीशंस वो कंडीशन ही फुल नहीं कर रही। ये बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमें इस सोर्स से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको रिसर्च से रोक नहीं रहा, अगर आपको मेडिकल को इश्यू आप रिसर्च करें, लेकिन आप कहेंगे सर हमें इतनी स्किल ही नहीं है, इतनी नॉलेज ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मेडिकल के ऊपर रिसर्च कर सके, इसलिए मुझे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। यही केस आपको दीन में रखना पड़ेगा। आपकी अरबिक इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपको तमाम हदीस नहीं आती, आपको फिक्की मिसाइल नहीं पता, तो आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आती है? जी सर। जी सर। Yes, sir. आप डिसएग्री करना चाहे 100 आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं अपने हर बात में ओके ही बोलना है। तभी मैंने आपसे कहा डिस्कशन बेस करेंगे ताकि कोई क्यूरी हो सकता है मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल, हाँ हो सकता है मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल जाए, मैं करेक्ट हो जाऊं। तो कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। जी अब्दुल्ला साहब, क्वेश्चन है आपका कोई? ये सर मैं कह रहा था इस्लाम खुद भी तो रिसर्च पे वो करता है, क्योंकि आप मेडिकल की एग्जांपल दे रहे हैं तो मेडिकल की इंटरप्रिटेशन हर जगह एक ही है, नहीं है, क्योंकि वो साइंस है, साइंस तो हार्ड फैक्ट्स होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये जो अक्सर देसी लिबरल टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि साइंस तो चेंज नहीं हो रही, फैक्ट तो ये सारी बातें बहुत फजूल है, साइंस हजार दफा चेंज हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दूसरी बात, अक्सर लोग आर्गुमेंट कहते हैं साइंस पढ़ना मैंडेटरी थोड़ी ना, साइंस का इल्म हासिल करना जरूरी थोड़ी ना, दीन का इल्म। अब देखें, आपको पैनाडोल का पता है? जी सर। ये मेडिकल की चीज है ना, आग में हाथ डालेंगे हाथ जल जाएगा, ये मेडिकल की चीज है ना। यस सर। तो आपसे कहा जाता है जो बेसिक चीजें हैं, पानी पीने से प्यास बुझती है, आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, जहर पिएंगे तो मर जाएंगे, ये तमाम बेसिक नॉलेज दुनिया के हर इंसान के पास होनी चाहिए। मैं आपको डॉक्टर को कंसर्न करने को कब कह रहा हूं? जब कोई सीरियस इशू है, जब ऐसा इशू है जिस पर आप खुद नहीं पहुंच सकते, तभी डॉक्टर। मैं आपसे इसलिए तो नहीं कह रहा डॉक्टर के पास जाए कि जहर पीऊं या ना पीऊं, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बोले। होनी चाहिए। अब एक शख्स को इस बात का नहीं पता कि जहर पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, मर जाएगा ना। सही सर। तो इसी तरह हर बंदा कुरान पढ़े, हर बंदा दीन सीखे, उसको मोटी मोटी बातें पता होगी, क्या हलाल है क्या हराम है, ये उसको पता होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुरान में तज़क्कुर का जिक्र भी है, तदब्बुर का भी जिक्र भी है। अब लोगों ने दीन क्योंकि डिटेल में पढ़ा नहीं होता, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही होती। कुरान कहता है कुरान समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, तज़क्कुर के लिए बहुत आसान है। दूसरी जगह आते हैं तदब्बुर करो, और तदब्बुर में तो आप पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी कम है गौर फिक्र के ऊपर। अब इशू ये है कि मैं आपसे कहूंगा मेडिकल की नॉलेज हासिल करो, तो मैं आपसे कहूंगा आपको पता होना चाहिए स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वाइन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जहर नहीं पीना चाहिए, पानी सबको पीना चाहिए। तो दुनिया के हर इंसान को नॉलेज होनी चाहिए ना। और जब मैं दूसरे एंड पे कहूंगा कि भाई खुद से डॉक्टर ना बनो, डॉक्टर के पास आ जाया करो, तो लोग मुझसे कहेंगे आपकी बात में तजाद आ गया। कभी आप कहते हो खुद से सब पता होना चाहिए, कभी आप कहते हैं कि डॉक्टर के पास आना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई आपकी समझ में इश्यू है, आपकी समझ का मसला है। जब मैं कहता हूँ सबको नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि सबको इतना पता होना चाहिए कि बेसिक्स पता हो। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन कल को कोई सर्जरी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपको। तो लेकिन जब आपको कोई एक्सपर्ट इश्यू हो, कोई सर्जरी का इश्यू हो गया, कोई केस बिगड़ गया, कोई स्पेसिफिक केस है, तो बेहतर आप डॉक्टर से एकदम कंसर्न कर लें। अगर आप तो खुद फैसला करना, कोई इश्यू नहीं, आप खुद फैसला कर लें, लेकिन कम से कम डॉक्टर से फोन करके पूछें कि सर मुझे ये फील हो रहा है और मुझे ये लग रहा है, मुझे ये टेबलेट लेनी चाहिए, तो क्या मैं ये ले लूं? एक दफा कम से कम उसे कंफर्म कर लें। इसमें कोई गलत बात है? नहीं। सही है नहीं सर। अब कंसेप्ट क्या है, यही मसला लोग दीन में नहीं समझते। हर कोई कहता है कुरान पढ़ो दीन सीखो। ये जिसके माइक में शोर आ रहा है वो काइंडली म्यूट करें, उनके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर है, काइंडली म्यूट कर लें, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी अब बेहतर है। तो यही मसला दीन में इस तरह आ जाता है जब हम लोग कहते हैं कुरान पढ़ो दीन सीखो, और बाद में हम कहते हैं कोई भी मसला तो किसी आलिम से पूछो, तो लोग कहते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। एक जगह आप कहते हैं कुरान आसान है हर किसी को पढ़ना चाहिए, दूसरी जगह आप कहते हैं किसी से पूछे बिना कुछ करना नहीं चाहिए। तो उनसे कहा जाता है जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको बेसिक्स आ जाएंगी, आपको मोटी मोटी चीजें पता चल जाएंगी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हलाल है क्या हराम है, इन तमाम चीजों का आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें, ये क्वेश्चन कौन पूछा था साइंस वाला, नाम बताएं जरा अपना। सर अब्दुल्ला आरिफ। अब्दुल्ला आरिफ साहब माने कि एक घर है, एक घर में एक घर बनाना था, तो बाप 1 करोड़ रुपए का घर था, अब्बा जान ने 80 लाख रुपए दिए, बाकी 20 लाख तो ने बड़े भाई से मांग लिए, ठीक है, टोटल 3 भाई थे। घर टूटा, एक भाई ने टाइल्स लगवा दी, ठीक है, एक भाई ने पेंट करवा दिया, चौथे भाई ने कुछ भी नहीं कराया। अब अब्बा का इंतकाल हुआ, अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। अब चारों भाई कहते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पहला भाई कहते हैं इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 लाख रुपए से मैंने पे किए थे घर बनाते हुए, तो मेरा ऐसा ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कहते हैं इस तरह टाइल्स मैंने लगाई थी, तीसरा कहते हैं इस तरह पेंट्स मैंने लगाया था। बहस शुरू हो जाएगी। यस सर। अभी फिक्री मसला है, तो आप फैसला कर पाएंगे? तो आपको किसी मुफ्ती से कंसर्न करना पड़ेगा ना, या आप खुद मुफ्ती बन के डिसाइड कर देंगे? बताएं। सर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास डाटा तो सारा अवेलेबल है, तो उस पर आप मसला खुद क्यों नहीं सर्च कर सकते? मैं ये कह रहा हूँ। ये आंसर आपने मुझे मेडिकल में क्यों नहीं दिया? मेडिकल में यूट्यूब की वीडियो अवेलेबल है, खुद पढ़ के सर्जरी करें, क्यों नहीं कर रहे?
सर यही कह रहा हूँ कि इस चीज में सेक्टेरियनिज्म हमारे यहाँ ना इतना ना पाया ना जाता है मेरे को कि ना 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 आपने बाइक ऑपरेशन क्यों नहीं खुद किया? यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल थी। बोले हैं? हाँ सर, उसके लिए तो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्योंकि रिसोर्सेज सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, पूरा ऑपरेशन करना सिखा दिया जाता है, करें खुद। सर स्किल सेट नहीं है ना। अच्छा, किस चीज की स्किल नहीं है? आपने कहा मैं देख भी लिया तो मैं आंसर कर नहीं पाऊंगा। दूसरी बात, मैं जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है उन्होंने कोई और बात कही हो, मैंने कोई और बात समझी हो। दूसरी बात, अगर मैं सर्जरी करना सीख भी जाऊं तो उनको सुबह शाम दिन रात का काम है। जितने एक्सपर्ट वो हैं उतना एक्सपर्ट मैं तो नहीं हो पाऊंगा, तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो मैं जान के साथ रिस्क नहीं लूंगा। आप ये बात बोलेंगे? यस सर। दीन के साथ क्यों रिस्क ले रहे हैं? वहां पे आपकी अकल में ये बात क्यों नहीं आ रही कि ये सुबह शाम दिन रात का उनका काम है? आपको पूरी जिंदगी में एक दफा जरूरत पड़ी है, वो दिन में 100 दफा ये काम कर रहे हैं। पिछले 16-18 साल से यही चीज पढ़ रहे हैं, पिछले 16-18 साल से यही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले भाई की जान को तो छोड़ें, आपकी गाड़ी का कोई मसला बन जाए, आप खुद बुक पढ़ के गाड़ी क्यों नहीं ठीक करते भाई? ये तो समझाया जाना मुझे। खुद बुक पढ़े, खुद गाड़ी ठीक करें, तो आपकी कॉमन सेंस शुरू हो जाएगी कि भाई कैसे करूं गाड़ी। मुझे आज ठीक करनी है, 2 दिन के लिए गाड़ी ठीक करनी है। सीखने में मुझे 4 साल लग जाएंगे, सीखने में मुझे 14 साल लग जाएंगे। उस मैकेनिक का 14 साल का एक्सपीरियंस है। मसला बोलो क्या है? जब दीन का इश्यू आता है तो शैतान गालिब हो जाता है। शैतान आपके दिमाग में आके कहेगा भाई ये अनपढ़े मौलवियों से पूछने की क्या जरूरत है, खुद करो, सब कुछ पढ़ा हुआ है, खुद करो। तो आपके दिल में ये बात नहीं आती कि 14 साल कौन पढ़े भाई? अगर गलत हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये बात समझ रहे हैं? तो ये सिर्फ शैतानी अमल होता है जो आपके दिमाग में ये बातें डालता है। बाकी आपके घर की ट्यूबलाइट भी खराब हो जाए ना, तो यकीन करें शैतान आपसे ये नहीं कहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ो खुद ठीक कर लो। तब आपको कहेगा भाई एक्सपर्ट से पूछ लो। लेकिन दीन की तरफ आके शैतान आपको इतनी पट्टी पर देता है कि ना 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 ना, पूछने की जरूरत। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अरबी, अरब वालों को अरबी आती है? हमसे तो अच्छी आती होगी ना? जी सर। तो जब कुरान था तो हजरत अली से, हजूर पाक से सब तो मसाइल पूछने भी चले जाते थे। खुद भी अरबी है, कुरान भी अरबी में है, सारी हदीसें भी अरबी में है, क्योंकि वो कहते थे ये एक्सपर्ट हैं, ये हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास क्यों मसला पूछते चले जाते थे? हत्ता कि बंदा पूछे, उनके सामने पूरा कुरान उतरा, उनके सामने नबी ने 23 साल की जिंदगी गुजारी, अरबी के एक्सपर्ट है। पाकिस्तान में माशाल्लाह अरबी आती नहीं है, एक वर्ड नहीं पता, ना फिक की नॉलेज है, ना हदीस की नॉलेज है, ना उन्होंने कभी सीरत पढ़ी हुई है। लेकिन माशाल्लाह इतने बड़े मुफ्ती बनते हैं, हमें जरूरत नहीं किसी से पूछने की, हम खुद पढ़ लेंगे। चलो 2 मिनट के लिए माने मैंने खुद पढ़ ली, वो बुक का राइटर भी कोई ना कोई होगा ना। माने मिस्टर ए राइटर है, माने कि मुफ्ती कभी राइटर है, तो आप अगर उस बुक की बात मान रहे हैं तो किसकी बात मान रहे हैं? बोले अब्दुल्ला साहब। एक्सपर्ट की। आप उसी एक्सपर्ट की बात मान रहे हैं, तो वो जब एक्सपर्ट आपको ओरली बता रहा है तो उस पढ़ने में क्या तकलीफ है? अब इमेजिन करें, लोगों की जहालत चेक करें। अक्सर टीवी पे, मीडिया पे कुछ जाहिल लोग क्या होते हैं, हम किसी बाबा की बात नहीं मानते, हम आलिम की बात नहीं मानते, हम किताब की बात मानते हैं। अरे मेरे भाई, हम किताब आलिम ने तो लिखी हुई है। अब आप जहालत चेक करें, इस तरह के यूट्यूब पे बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे कि हम किताबी हैं, हम आलिमों की बात नहीं मानते, हम किताबों की बात मानते हैं। अब माने एक है मुफ्ती अली, मुफ्ती अली ने एक बुक लिख दी, आप उसकी बुक पढ़ के कह रहे हैं कि भाई ये बुक पढ़िए, बुक में ये बात लिखी हुई है। मुफ्ती अली खुद मुंह से कह रहा है कि भाई मैंने किताब लिखी है तो इसकी इंटरप्रिटेशन मैं बताऊंगा, आप इस बात को गलत समझ रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। मुफ्ती अली का बेटा कहता है भाई मेरे फादर है, मुझे पता है मेरे अब्बा ने क्या बात कही थी, आप इसको गलत समझ रहे हैं। अब आप बोले ना 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 ना, मैं कोई बाबा पे थोड़ी ना जाऊंगा, मैं तो किताब पे जाऊंगा। तो मेरे भाई, जिन किताबों पे आप जा रहे हो वो उन्हीं की तो लिखी हुई है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं अंग्रेज की बात नहीं मानेंगे, बुक की बात मानेंगे। तो मेरे भाई, जिस बुक को आप पढ़ रहे हो मेडिकल की, वो उसी अंग्रेज में तो लिखी हुई है। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। अब्दुल्ला साहब, कंफ्यूजन क्लियर हुई आपकी? कोई और कंफ्यूजन है पूछें, जबरदस्ती ओके ओके मत बोलें। अगर क्लियर नहीं है तो पूछे, मैं और क्लियर कर दूं। अब्दुल्ला साहब कहाँ गए? जी जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया? कसम खाएं, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
अब्दुल्ला साहब माइक छोड़ के क्यों चले जाते हैं? नहीं माइक छोड़ के नहीं जा रहा सर। बिल्कुल क्लियर है। हाँ ऑलमोस्ट क्लियर है। तो शैतान जो अटैक करता है आपको समझ में आया? आपने कभी नोट किया शैतान ने आपको गाड़ी की दफा ये बातें नहीं बोली थी, मेडिकल की दफा बातें नहीं बोली थी, स्टॉक की दफा आप स्टॉक वाले पे यकीन कर लेते हैं। हत्ता सर कि शैतान पे सारा ब्लेम डालना तो सही नहीं है ना, हमारे वाले भी तो कुछ बहुत ज्यादा नेक नहीं है। तो आप नफ्स से डाल देना, दो ही चीजें शैतान और हाँ। नफ्स है। तो आपको अपनी नफ्स की गेम समझ में आ गई कि आपकी नफ्स आपके साथ क्या करती है। जब आप पूरा दिन यूनिवर्सिटी में होते हो, आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है, स्टॉक का ब्रोकर आपको टिप देता है, आप उसके कहने पे स्टॉक खरीद लेते हैं। आप कहते हैं पूरा दिन स्टॉक में बैठा तो इसको पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। हत्ता के सारे चार्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बावजूद भी आप अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हैं ये बंदा 25 साल से स्टॉक में बैठा हुआ है, इसको पता होगा, मुझे पता होगा, इसकी बात पे यकीन करो। मैंने कहा रिसर्च करो। आप देखा 3 बजे स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी, जब तक मैं रिसर्च करूंगा तब तक तो स्टॉक बंद हो चुका होगा, मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका होगा। इतना टाइम नहीं कि मैं रिसर्च करूं, और मैं कर भी लूं तो मैं कैपेबल नहीं हूं कि मैं रिसर्च कर सकूं इस टॉपिक के ऊपर, मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं इस बात के ऊपर। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये एक्सपर्ट की बात मान ली जाए, ये कहेंगे ना आप? जी सर। हाँ, तो बस दीन में भी नर्स को ये बात समझाएं कि यही अप्रोच ठीक है। चलें आगे। जी सर। जी मिनाइल, आप माइक पे हैं? जी सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपर्ट से पूछने का बेनिफिट क्या होता है, तो आप मुझे क्या बेनिफिट बताएंगे? सर टाइम कम जी, लगेगा इसका सबसे बड़ा और बेनिफिट जो दुनिया की हर किताब में दिया हुआ है, एक वो ये है कि बहुत क्विक और सिंपल वे है, बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? इनएक्सपेंसिव है। तो टाइम का भी फायदा, और बोलते क्यों नहीं आप? सर कॉस्ट का भी फायदा। और हाँ, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव है। आप खुद रिसर्च करेंगे अच्छी खासी कॉस्ट लग जाएगी। अब हमने इसकी वजह भी पढ़ी थी, हमने पढ़ा क्योंकि एक्सपर्ट ने काफी सारा टाइम लगाया है सीखने पे, तो हम चाहते हैं उसका हम बेनिफिट उठाएं। ठीक है। जैसे हमने डॉक्टर की एग्जांपल की थी, डॉक्टर ने 5 साल एमबीबीएस किया था, फिर 1 साल हाउस जॉब की थी, कितने साल हो गए? 6 साल। फिर 4 साल रेजिडेंसी की, 12 साल हो गए। एफसीपीएस 2 का एग्जाम दिया, एमआरसीपी का एग्जाम दिया, 12-14 साल लगाने के बाद वो एक्सपर्ट बना है। ठीक है। अब फैसला करने के लिए हम 14 साल तो नहीं पढ़ सकते, उसने 14 साल टाइम लगाया है, तब वो फैसला कर सकता है कि भाई ये टैबलेट लेनी चाहिए, ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो क्या मैं ये 14 साल लगा सकता हूँ? नो सर। तो अच्छा, तो ये ना उसकी बात मान जाओ। जी सर। इमेजिन करें आप किसी डॉक्टर के पास जाकर उसको बोलते सर मैंने जो गूगल पे ये देखा है, उसके चेहरे पे गुस्सा आता नहीं आता? जी आएगा। सर। वो कहता है मैंने 14 साल टाइम पास किया है। जी सर। सर ये जो आप बात बोल रहे हैं ये चीज इस तरह का कल्चर पैदा नहीं कर रही कि एक स्पेसिफिक तबका है जिनके पास नॉलेज है दीन की, जी हमें नॉलेज हासिल करने की जरूरत नहीं है, हमें जब नॉलेज चाहिए होगी हम उनके पास चले जाएंगे। अच्छा, ये बात मैंने आपको आप डॉक्टर के लिए कही थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप 14 साल लगा के डॉक्टर बने, लेकिन जब तक आप डॉक्टर नहीं बने आप डॉक्टर से पूछेंगे ना। तो जिस दिन आप आलिम बन जाते हैं आप मत पूछें, बने तो सही। माने आप अभी 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 डॉक्टर है नहीं है? नहीं। आपका जब बीबीए कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस के ग्रेजुएट बन जाएंगे, तो आप किसी से नहीं पूछेंगे, आप कहेंगे मुझे खुद बिजनेस करना आता है, मैं क्यों किसी से पूछूं? ठीक है। पूछूंगा तो पीएचडी वाले से पूछूंगा। लेकिन क्योंकि आपने एमबीबीएस की डिग्री नहीं ली, तो जब तक आप डिग्री नहीं लेते, जब तक आपको इल्म नहीं आ जाता, तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे? जी सर पूछेंगे। इसमें गलत क्या है? कुरान की आयत आती है कि अगर तुम कुछ नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो जानते हैं, जो इल्म रखते हैं। पढ़ा होगा आपने, अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं। तो ये तो दुनिया में हर जगह ही तो चलता ये है। कैसे आप डिसाइड करेंगे कि विच एक्सपर्ट टू फॉलो? इस पे आता हूँ अभी मैं, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा किस एक्सपर्ट को फॉलो करना है? सर ना? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगली हेडिंग से पहले पहले मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है। कि किस एक्सपर्ट को फॉलो करना है, इसका बड़ा आसान आंसर है। पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता दूं। ठीक है। उसके बाद बताते हैं किस एक्सपर्ट को फॉलो, ये अभी बता दूं आपको। तो जो सही लगे चलिए सर। अभी मैं भी क्लियर कर देता हूँ, बात में ऐसा ना सवाल भूल जाऊं। आपकी एंगेजमेंट शादी हो गई है?
नहीं सर, अनकरीब माने इंशाल्लाह। कल को आपकी शादी होगी पाकिस्तान में, कराची में 300 कैटरिंग वाले हैं, आपको कैसे पता चलेगा सबसे अच्छा कैटरिंग वाला कौन सा है? कराची में 500 फोटोग्राफर है शादी के लिए, आपको कैसे पता चल जाएगा सबसे अच्छा फोटोग्राफर कौन सा है? तो मसले की बात यह है कि जब आपको शादी में इंटरेस्ट था तो कराची में 3000 होने के बावजूद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी लिए सबसे बेहतर ये है। जब आप फोटोग्राफर के पास गए तो 500 फोटोग्राफर्स में से आपने सिलेक्ट कर लिया। कराची में 2000 हॉल थे तब भी आपने डिसाइड कर लिया। दीन में बेसिकली लोगों ने फॉलो नहीं करना होता तो बहाने ढूंढ रहे होते, क्या बहाना दूं दीन ना फॉलो करने का, तो आगे से बहाना देते हैं। इतने सारे आलिम हैं, इतने सारे सेक्ट है, बंदा किन से पूछे? मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं देखा जिसने ये बात कही हो इतने सारे डॉक्टर्स है, इतने सारे स्पेशलिस्ट है, बंदा किसके पास जाए? होम्योपैथिक वाले पास जाए वो कहता है दूसरा चोर है, दूसरे के पास जाए वो कहता है होम्योपैथिक वाला चोर है। हर बंदा दूसरे को चोर कह रहा होता है। आप नाजमाबाद के ब्रोकर के पास जाएं तो वो कहता है डिफेंस में पैसा मत इन्वेस्ट करेगा, पैसा जाया हो जाएगा। डिफेंस वाला कहता है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट डिफेंस की है, बैरियर टाउन में पैसा जाया मत करेगा। बैरियर टाउन वाला कहता है बैरियर टाउन में लोगों ने इतना पैसा कमाया, अब यहाँ पे मत जाएगा। मुझे आज तक कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो ये मुझसे कहता हो कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन समझ ही नहीं आता कहाँ करूं, बैरिया में करूं, डिफेंस में करूं, डीएचए सिटी में करूं, स्टॉक में करूं, कहाँ करूं? अब क्योंकि उसका इंटरेस्ट है ना तो वो मालूम कर लेता है। दीन फॉलो करने का क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसने एक बहाना सोचा हुआ है। दीन में बड़ी आसानी से मेंशन है, हमारे दीन में आता है। अब्दुल्ला ने सवाल पूछा है ना? हेलो, यस सर। अब आप ही का सवाल था ना, यहाँ तक आंसर समझ में आ रहा है आपको? जी सर। तो बेसिकली जब किसी का दीन फॉलो करने की नियत ना हो ना तो इस तरह की बातें कहता है कि इतने सारे मौलवी है बंदा किसके पास जाए, इतने सारे मदारिस से बंदा किसके पास जाए। इसमें एक सिंपल सी लॉजिक ये है, अगर आप अल्लाह से पैसा मांगे या अल्लाह ताला मुझे पैसा दे दे, अब पैसा आपके लिए अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, राइट? दोनों काम हो सकते हैं ना? जी जी। तो हो सकता है अगर आपके लिए बुरा हो तो अल्लाह आपको ना दे। आप कोई भी चीज अल्लाह से मांगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छी हो, आपके लिए बुरी हो। तो अगर आपके लिए बुरी हो तो अल्लाह आपको ना दे। जैसे आपने सूरत काफ में पढ़ा, वो हजरत खिज़र ने एक आदमी की औलाद का कत्ल कर दिया था कि औलाद इसके लिए बेहतर नहीं है। तो कोई बंदा अल्लाह से औलाद मांगता लेकिन अल्लाह औलाद नहीं देता, उसकी वजह क्या है? औलाद उसके हक में बेहतर नहीं होती, ये बात पता ना आपको? तो उसके हक में बेहतर होगी तो अल्लाह दे देगा, उसके हक में बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह नहीं देगा। इस सिखाने का पूरा कंसेप्ट ही ये है कि या अल्लाह अगर हमारे हक में बेहतर है तो हमें दे दे, अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो हमें ना दे। यही कंसेप्ट है ना? जी सर। अब आपने इलाज करवाना है, आपने अल्लाह से दुआ की या अल्लाह ताला मुझे अच्छे से अच्छा डॉक्टर दे दे। पॉसिबल है अल्लाह डॉक्टर दे, अल्लाह डॉक्टर ना दे, अच्छा डॉक्टर। लेकिन तमाम उलमा का इत्तेफाक है इस बात के ऊपर कि एक ऐसी दुआ है जो अल्लाह रद्द नहीं करता। वो दुआ क्या है? अगर कोई इंसान अल्लाह से दुआ करे या अल्लाह मुझे तेरा दीन सीखने मेरे रास्ते आसान कर। अब अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। क़यामत के दिन माने अगर आप एक गलत मौलवी के हत्थे चढ़ गए, उसने आपको गलत बात बताई तो अल्लाह ताला ने आपसे पूछा आपने गलत काम क्यों किया, तो आप कहेंगे या अल्लाह ताला तू कादिर था, मैंने तो तुझसे दुआ की थी कि मुझे दीन सिखा, तो मुझे सही बंदे के पास तुम भेज देते। तो तमाम उलमा का कंसेप्ट इस बात के ऊपर है कि अगर कोई बंदा अल्लाह से हिदायत मांगेगा हो ही नहीं सकता उसको ना मिले, हो ही नहीं सकता। अल्लाह की कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, क्योंकि फिर आपके पास एक आर्गुमेंट आ जाएगा कि या अल्लाह ताला मैंने तो मांगा था, मैंने ट्राई भी की थी, अगर मेरी नियत ना होती तो मैं फला मस्जिद से जाता क्यों, फला आलम के पास जाता क्यों? इसका मतलब है मेरी नियत थी दीन सीखने की। तो आप दुआ करेंगे कि या अल्लाह ताला मुझे जिस दिन आपकी नियत हो गई ना आपको 500 अच्छे मौलवी मिल जाएंगे, 2000 अच्छे मुफ्ती मिल जाएंगे। ये हमारे वालों को मिल इसलिए नहीं रहे उनकी नियत नहीं हो पा रही। कल को जिम ज्वाइन करने की नियत होती है, अच्छे से अच्छा जिम मिल जाता है। शादी करनी हो, कराची की 1 करोड़ आबादी है, बंदी अच्छी ढूंढ लेते हैं, बंदा अच्छा ढूंढ लेते हैं, 10,000 गाड़ियां भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन जहां पे दीन की बात आ जाए, अब क्योंकि नियत नहीं है तो क्या टोपी ड्रामा है, इतने सारे कहाँ जाए? ये बात समझ में आ गई आपको? तो जिस दिन आपकी नियत होगी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, नियत नहीं होगी तो फिर 1000 बहाने। लॉजिक क्लियर होगी आपको? हेलो जी सर, आवाज आ यस रही है। सर। थोड़ी बहुत क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। ठीक है। तो अभी हमने जैसे डॉक्टर की बात करी कि डॉक्टर ने 12 से 14 साल लगाए इस फील्ड के ऊपर। अब डॉक्टर से कहीं मैं गूगल से देख के आया हूँ तो डॉक्टर को गुस्सा आता है ना, कहता है भाई भी एक काम करो गूगल से ही करा लो, मेरे पास मत आया करो। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोले
माइक पे कौन है? जी सर। सर पहले नाम तो बताएं। तहमीद जी साहब सर। माइक, शहीद साहब माइक पे कंटिन्यू करेगा। डॉक्टर को गुस्सा जी आएगा नहीं आएगा? जी सर। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सर आना ही चाहिए। अब आपने 4 साल बीबीए किया, फिर आपने 2 साल एमबीए किया, कितने साल हो गए? 6 साल। फिर आपने 2 साल एमफिल किए, 8 साल। फिर आपने 5 साल पीएचडी किया, 13 साल आपने पढ़ाई की और मार्केटिंग पढ़ा। 13 साल से आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग में 4 पीज, सर्विसेज में 7 पीज होते हैं, पढ़ा ना आपने? जी सर। आम में 4 पीस होते हैं, सर्विसेज में कितने? 7 पीस होते हैं। अब एक 7 बंदा पीस। आपके पास आया 16 साल का, उसने कहा सर मुझे मार्केटिंग में पढ़ना है। आपने कहा किस चीज में? आपने कहा, उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या सर्विसेज में है या नहीं है? डॉक्टर तो सर्विसेज में होगा ना? जी तो आप कहेंगे 7 पीस होते हैं, वो कहे कि मैं अभी गूगल से देख के 4 पीस होते हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं। तो आपको गुस्सा आना बनता नहीं बनता? बनता है सर। आप कहते मैं 13 साल से टाइम पास कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। अब तुम में इतनी अकल नहीं है कि टेंजिबल आइटम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सर्विस क्या होता है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ 7 है, अब मैं इतना टाइम नहीं कि तुम्हें एक्सप्लेन करने बैठा। सर्विसेज का क्या कानून होता है, फला क्या काम। मानना है मानो, वरना कहाँ जाओ? गूगल की बात भाग। मानो। तो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। डॉक्टर सही करता है, गलत करता है? सही करते हैं सर। तो जब कितने एक साल की है? हाँ, तो जब एक आलिम ने 20 साल दीन सीखा है और कोई बंदा जाके उसको कह दे फेसबुक पे मैंने फलां का क्लिप देखा है, वो तो ये बात बोलता है, गूगल तो ये बात बोलता है, तो वो कहे चलो भाई उठो यार यहाँ से, और जाके तो ना ये गूगल से ही दे लो फिर। सर ये आलिमों के साथ भी मसला होता है, मतलब लोग ये यूट्यूब पे वीडियोस कॉमन देख के है, जाते हैं। ये कॉमन है। मैं आपको वही बात तो समझा रहा हूँ, ये इंसान की नेचर है। लोग कहते हैं मैंने 16-18 साल लगाए, मैंने टाइम पास किया, तुम्हें 2 मिनट में बात समझ में आ रही है जो मुझे 18 साल में नहीं आ रही। अब मसला ये आपके पास प्री रैक नहीं है, तो वो कहता है चलो एक काम करो, जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे ले लो। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो इसमें सबसे आसान तरीका है, जिस डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट है उससे इलाज करा ले, जिस वकील के पास आपको ट्रस्ट है, लेकिन करवाएं डॉक्टर से ही। अब्दुल्ला साहब आप बाइक पे हैं? यस सर। आपको एक एग्जांपल देना मैं भूल गया। माने 3 डॉक्टर है, वो कहते हैं मैं अच्छा हूं, वो कहते हैं मैं अच्छा हूं, मैं कहता हूं वो अच्छा है। तो आप जिस डॉक्टर के पास ट्रस्ट होगा उसी के पास जाएंगे ना? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। चले, डॉक्टर तो आगे हो गया, आप एक बार्बर के पास गए, उसने आपकी कटिंग ठीक नहीं की, अगली दफा उसके पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे ने भी ठीक नहीं नहीं की, सर। तीसरे के पास जाएंगे, तीसरे ने ठीक नहीं की, चौथे के पास जाएंगे। जब चौथे जब सेटिस्फाई हो गए वहीं पे रुक जाएंगे ना? आपने अगर 3 बार्बर्स के बाद मुझे सही कोई सर। अच्छा बार्बर मिला, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, मेरा ट्रस्ट इसके ऊपर कायम हो गया है, यही करेंगे ना? आपने ये तो नहीं किया कि 4 बार्बर है, जी सर। किसके पास जाऊं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, 3 डॉक्टर्स है, किसके पास जाऊं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो आपसे कहा जाएगा जिस पे आपको ट्रस्ट होता है उसके सर? पास चले जाओ। ये बात समझ में आती है आपको? सर अच्छा ये देखें ना, जैसे अगर जो कोई डॉक्टर जो है वो सही नहीं करता, हम उसके पास नहीं जाएंगे, जैसे आपने बार्बर की मिसाल दी। जी। लेकिन अगर कोई मौलवी गलत कर रहा है उसका कैसे पता लगेगा? मगर मतलब अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो बता आपको देता कैसे हूँ, पता है? बता देता ये हूँ। तो फिर रिसर्च से ही आता है ना। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर भी आपके साथ गलत करे तो आपको कहाँ पता चलता है? अक्सर केसेस ऐसे आते हैं 4 महीने से 6 महीने से डॉक्टर ने आपको गलत टैबलेट दी हुई थी, आपको पता ही नहीं होता, पूरा केस बिगड़ जाता है, ऑपरेट गलत कर देते हैं, ट्रीटमेंट गलत कर देते हैं, बीमारी गलत डायग्नोस कर देते हैं। मेरा बस सिंपल पॉइंट ये, जितनी कॉमन सेंस आप आम जिंदगी में यूज करते हो उतनी कॉमन सेंस दीन में भी यूज करें। तो आप पहले वाले बंदे से कहेंगे कि भाई जब तुम डॉक्टर की सर्च कर रहे थे तो थोड़ी बहुत रिसर्च तो करते, किसी से रिव्यू तो लेते। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तुम डॉक्टर हो, तुम मुझे कोई डॉक्टर रिकमेंड करके दो, तुम्हारी फील्ड है, तुम्हें ज्यादा पता होगा, आप ये काम करेंगे। लेकिन जब दीन का मसला होता है ना, तो आप किसी से कंसर्न नहीं करते। आपका कोई फ्रेंड दीनी होगा, आपके खानदान में कोई दीनी होगा, आप उससे कांटेक्ट करें कि भाई मैं ये चीज सीखना चाह रही हूँ, कहाँ से सीखूं, कोई रिलायबल सोर्स बताएं। ये बात समझ रहे हैं? आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कहते 3 डॉक्टर्स की आपस में फाइट है तो मैं अपना इलाज खुद करा लूंगा। वो कहते थे यार तीनों में से रिसर्च करके किसी, लेकिन जाएंगे एंड में आप डॉक्टर के पास ही, चाहे 10 डॉक्टर एक दूसरे को गालियां देते, वो कहते वो चोर है, वो कहते वो चोर है, वो कहते उसको कुछ नहीं आता, वो कहते उसको कुछ नहीं आता, वो कहते होम्योपैथी वाले चोर होते हैं। उनमें चाहे जितना भी झगड़ा हो, लेकिन आपने अपना इलाज खुद नहीं करना।
आप कहेंगे सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, ही इलाज वो ही करेगा, डेंटिस्ट ही मेरी रूट कनाल ट्रीटमेंट करेगा, मैं खुद नहीं करूंगी। तो आप पूरी तहकीक करने के बाद, लोगों के पास एक्सपीरियंस पूछने के बाद, रिव्यूज पूछने के बाद डॉक्टर के पास ही जाते हैं। यही काम मैं आपको दीन की लॉजिक समझा रहा हूँ। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, देखो ये एक मौलवी दूसरे को बुरा भला करे, दूसरा तीसरे को बुरा भला करे, सब एक दूसरे को बुरा भला करे, हम तो जाएंगे ही नहीं। तो कोई अल्लाह का बंदा उनसे पूछे, साइंटिस्ट एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, राइटर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वहां पे क्यों जाते? फिर वहां पे तो आपकी कॉमन सेंस काम करना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपकी कॉमन सेंस को क्या हो जाता है, ये बात समझ रहे हैं? तो चाहे डॉक्टर एक दूसरे को जितना भी बुरा भला कहें, कंक्लूजन आपने यही बनाया था कि एंड में मैंने जाना डॉक्टर के पास ही है, खुद से ये काम मैंने नहीं करना। तो यहाँ पे चाहे एक आलिम दूसरे को जो भी कह रहा है, आप इस बात पे रिसर्च करें किसके पास जाना है, लेकिन पूछना आपको उसी से पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? और थोड़ा आपकी नीयत, जैसे मैं आपको शुरू में आंसर दिया, अगर आपकी नीयत होगी अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, अल्लाह की कोई दुश्मनी तो नहीं है ना आपके साथ, अल्लाह कोई ना कोई अल्लाह वाला आपसे मिलवा देगा। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी, हेयर कटिंग में पॉसिबल है कि अल्लाह ना मिलवाए, डॉक्टर्स में पॉसिबल है ना मिलवाए, लेकिन इस केस में कोई दुश्मनी थोड़ी ना आपके साथ। अगर आप दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे अपना दीन सिखा, अल्लाह क्यों नहीं सिखाएगा? 100% सिखाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? क्लियर हो गया? तो मैं आगे चलूं? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और है, वजह क्या है इनसे डेटा लेने की? आप किसी से डेटा क्यों लेते हैं? आप स्टॉक वाले से डेटा क्यों लेते हैं? आप किसी डॉक्टर से डेटा क्यों लेते हैं? उसकी वजह बताएं जरा। उसकी वजह ये है कि आप सामने वाले को अथॉरिटी मानते हैं। ये बात समझ में आती है? जी सर। अगर आप सामने वाले को अथॉरिटी ना माने, या दूसरे अल्फाजों में वो आपकी ट्रस्टेड सोर्स में से ना हो, तो आप उसकी बात मानेंगे? नहीं सर। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। मिनाइल इस बात को रिपीट करें। जी सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट होता है उसी की बात मानता है? ना ना, अभी जो मैंने लास्ट पॉइंट क्लियर किया वो बताएं। कोई भी इंसान अगर एक्सपर्ट से डेटा लेता है तो क्यों लेता है? उसकी वजह क्या है? उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि वो उसको अथॉरिटी मानता है। वहां से डेटा लेना एक उसकी ट्रस्टेड सोर्स है। वो मानता है कि इनसे डेटा लेना सही है, यहां से मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बात समझ में आती है? जी सर, बिल्कुल। तो किसी एक्सपर्ट से डेटा लेने के लिए उसको अथॉरिटी मानना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। वो आपकी ट्रस्टेड सोर्स में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वैसे हम इसी को कहते हैं अथॉरिटी की बेस पे नॉलेज हासिल करना। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? जी सर। इसे हम कहते हैं अथॉरिटी की बेस पे नॉलेज हासिल करना। लेकिन कंडीशन मैंने ये बताई, जिससे हम नॉलेज ले रहे हैं उसका हम अथॉरिटी माने, उसका हम एक्सपर्ट माने। क्लियर है? जी सर। तीसरा काम एक और भी हो सकता है, उसकी रेपुटेशन हमारी नजर में अच्छी हो कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता। जी सर, ट्रस्ट की बात आ गई ना। ट्रस्ट की बात, मिसाल के तौर पे आप अगर वेस्ट में जाए, पाकिस्तान में कितने लोगों ने डीएनए करवाया होगा आपके ख्याल से? सर आइडिया नहीं है। करवाते ही नहीं है। 99.999% लोग डीएनए नहीं कराते। क्यों? ट्रस्ट फैक्टर है। कल को औलाद होती है, औरत कहती है अपने हस्बैंड से तुम्हारी औलाद है, कहते हैं बिल्कुल सही बात है, वो मान लेता है, नाम देता है, सब कुछ करता है। गोरों में क्या है? डीएनए से साबित करो भाई। तो उसकी बात तो वो क्यों नहीं मान रहा? वजह क्या है? सर सोशल कल्चर ऐसा है। जो वजह अभी हमने पढ़ी, ट्रस्ट इशू है ना। जी जी। वो कहते हैं इसकी बात पे रिलाई नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र, सोसाइटी का भी इतना खादा खराब नहीं हुआ कि लोग ट्रस्ट इशू आ जाए, लोग कह जाए हम नहीं मानते। आपको बहुत सारे देसी लिबरल इस तरह की मिलेंगे, आप उनको कोई दीन की बात बताए ना, कहते हैं जब तक मैं रिसर्च ना कर लूं, जब तक साइंटिफिकली साबित ना हो जाए मैं मानूंगा नहीं। तो आपने अपनी डीएनए की रिपोर्ट देखी थी? आपके पास क्या साइंटिफिक प्रूफ है कि आप इनकी औलाद है? या तो टेस्ट करवाए सारा कुछ। वहां पे तो आप बातों पे आपने यकीन कर लिया था, वहां पे आपका क्राइटेरिया कुछ और हो गया था, वहां पे आपकी लॉजिक कुछ और हो गई थी। मैं कम से कम 1000 चीजें गिनवा दूं जिस पे आप साइंटिफिक आपने नहीं ली नॉलेज, और आप चुपचाप मान गए थे। इससे पता चलता है आपकी नीयत नहीं है। जहां पे आपकी नीयत नहीं होती वहां पे आप ये कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं इसका 10,000 केसेस बता दूं जो आप मानते हैं, लेकिन आपने उसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मांगा।
अब कंसेप्ट ये किसी से नॉलेज लेने के लिए जरूरी है, किसी की बात मानने के लिए जरूरी है कि वो आपकी ट्रस्टेड सोर्स हो, आप उसको अथॉरिटी मानते हो, उसकी रेपुटेशन आपकी नजर में अच्छी हो। ये बात समझ में आती है? जी सर। अगर आपकी नजर में कि एक डॉक्टर खामा खामे बिल बनवाता है, सब कुछ करता है बिला वजह, अब आपको एक्सरे की जरूरत है लेकिन वो आपको एक्सरे लिख के दे, तब भी आपके दिल में क्या आएगा? कि हमें बेवकूफ बना रहे हैं, बिला वजह में कर दे रहे हैं पैसे बनाने के लिए। वो कहेगा ऑपरेट करवा लो, तो आप तो ये सर्जरी के पैसे बनवाना चाह रहे हैं आप किसी, जी तो मैं आपको ऐसे डॉक्टर के पास भेजूंगा नहीं भेजूंगा? नहीं, डॉक्टर अच्छा है फिर भी मैंने आपको नहीं भेजा, वजह क्या है? क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज है। हाँ, तो मुझे पता आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, आपको ट्रस्ट इश्यू है तो आप नहीं यकीन कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको किस डॉक्टर के पास भेजूंगा? जिसपे ट्रस्ट है, जिसको हम ऑथेंटिक या सही मानते हैं। परफेक्ट हो गया। तो यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। तो मैं आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं भेजूंगा, मैं आपको डॉक्टर के पास भेजूंगा जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। तो आप कहेंगे ये ठीक करेगा। यही क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको उल्मा पे ट्रस्ट नहीं है तो आप उनको अथॉरिटी नहीं मानेंगे। जब आप उनको अथॉरिटी नहीं मानेंगे तो आप उनकी बात भी नहीं मानेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी सर। जैसे कि सहाबा को हजूर पे ट्रस्ट था ना, अथॉरिटी मानते थे। मैंने आपको लास्ट में हज़रत अबू बकर वाला किस्सा सुनाया था कि जब उन्होंने मिराज के किस्सा कुफार ने बताया कि ऐसा किस्सा हुआ तो उन्होंने नहीं माना। हजूर ने कहा हाँ ऐसा हुआ तो उन्होंने मान लिया। सेम बात किसी और ने बताई तो नहीं माना, नबी ने बताई तो मान लिया। क्या वजह है? सर ट्रस्ट के नबी क्योंकि जो सेकंड इंफॉर्मेशन की सोर्स है वो ट्रस्टेड सोर्स है। ये बात समझ रहे हैं? जो पहली इंफॉर्मेशन की सोर्स थी वो ट्रस्टेड नहीं थी, जो सेकंड इंफॉर्मेशन की सोर्स थी वो ट्रस्टेड थी। तो जब ट्रस्टेड सोर्स से डेटा आता है तो हम कहते हैं हम रात मान लेंगे। ये कुरान के एक और आया था जो बड़ी मिसकोट लोग करते हैं। दीन में आता है जब फासिल लोग, शरारती लोग तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन लेके आए तो उसको आगे फैलाने से पहले कंफर्म कर लें। ये पढ़ा होगा आपने, राइट? ये कहा जा रहा है जब ट्रस्टेड सोर्स से डेटा नहीं है तो ये अप्रोच होनी चाहिए। बात आगे फैलाने से पहले क्या कर लेना चाहिए? कंफर्म कर लेना चाहिए। अब हजरत अली कोई बात बताते थे किसी सहाबी को तो क्या वो कंफर्म करता था? नहीं। सर। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो कहते थे कुरान में ये आयत शरारती लोगों के लिए आई है, अच्छे लोगों के लिए ये बात नहीं है। नहीं आई है। अब मजे की बात क्या है, हमारे यहाँ जितने भी ये अंग्रेज से इंस्पायर लोग हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई आलिम कोई मुफ्ती उनको बात बताता है कहते हैं हम कंफर्म करेंगे। कुरान कहता है कंफर्म करो। ओ भाई अच्छे लोगों के लिए थोड़ी ना। जब साइंस की आप कोई किताब पढ़ते हो, साइंस कहती है 2 हाइड्रोजन का यूनिट मिलाए 1 ऑक्सीजन का मिलाए तो पानी बनता है। आपने क्यों रिसर्च की? घोड़े की तो तकलीफ पे आप बड़ी यकीन करते हैं। घोड़ा आपसे जो भी बात करे आप चुपचाप मान लेते हैं। घोड़े ने कह दिया ये हो गया, आप मान लेते ये हो गया। घोड़े ने कहा टेम्परेचर इतना, आपने मान लिया। जहां दीनी बात आ जाती है तो आपको कुरान की आयत याद आ जाती है। तो ये कुरान की आयत एग्जैक्ट उल्टा है। कुरान की आयत इस बात पे जो फासिक है, जो फाजिर है, जो गुनाहगार आदमी, उसकी बात पे यकीन मत करो, कंफर्म करो। ये बात समझ में आ गई? तो समरी ये है कि अगर आपने किसी से डेटा कलेक्ट करना है तो एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करना है तो ये जरूरी है कि आप उसको अथॉरिटी माने, आप उसको एक्सपर्ट माने। अगर आप उसको अथॉरिटी एक्सपर्ट नहीं मानेंगे तो आप उससे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। ये लॉजिक क्लियर होती है? यहाँ तो कोई क्वेश्चन पूछे जरा। नो सर। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछे? इसको आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। अगर इसमें कोई गलत बात तो नहीं है कि अगर हम किसी से कोई दलील मांग रहे हैं, मतलब इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि इस्लाम तो है ही हर चीज दलील। आपने अभी आपने पूरा लेक्चर सुना मेरा? जी जी सर मैंने सुना। बात कहने वाला कौन है, बात कहने वाला कौन है ये देखा जाएगा। जी सर, वो बात कहने वाला कौन है यही तो दलील है कि बात किस रेफरेंस से आ रही है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फासी को फाजिल लोग हैं उनसे कहा, उनकी बात सुन के हमें कंफर्म करनी होती है कि आगे ये बात फैलाए या ना फैलाए। लेकिन दीनी बंदा है, उस फील्ड का बंदा है, तो उससे हम ये बात नहीं कहते। उसकी वजह आपको प्री एक्ट नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मुझसे एक मसला पूछा, मैंने आपसे पूछा ये वाजिब है, सुन्नत मुक्तदा है, ये गैर मुक्तदा है, मुस्तहब है। आपने कहा ये सारी चीजें क्या होती है। मैंने कहा इसके ऊपर कोई सही हदीस नहीं है, हसन हदीस है। आपने कहा हसन हदीस क्या होती है। तो मैंने कहा जब आपको प्री रैक की क्लियर नहीं है, जब आपको टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता तो आपको एक्सप्लेन कैसे करूं।
जैसे माने कोई बंदा आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना चाह रहा है, ना उसको प्लस करना आते ना माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आप समझा सकते हैं, आप कहेंगे भाई माफ कर, अब वो नालायक समझेगा, आपके पास दलील नहीं है, और आप कह रहे हैं समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके पास वही नहीं, मैं कहां से समझाऊं इसको? ये बात समझ में आती है आपको? अब आप मुझसे कहेंगे गालिब को शेर समझाओ, आपको बेसिक उर्दू नहीं आती, तो मैं कहूंगा भाई साहब तुम्हें जमा वाहिद का पता नहीं है, तुम्हें मुज़क्कर मुअन्नस का पता नहीं है, तुम्हें काफिया बंदी का पता नहीं है, कैसे समझाऊं? तो मैं कहूंगा माफ कर। और आपके दिल में क्या खुशहमी आ रही होगी कि देखो इसके पास दलील नहीं है। मेरा पॉइंट है तुम्हें उस टर्मिनोलॉजी का पता ही नहीं है, तुम्हारी वो प्रोफाइल ही नहीं कि तुम वो बात समझ सको। ये बात समझ रहे हैं? अब एक डॉक्टर है वो अपनी टर्मिनोलॉजी पे आज आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, समझ में आया आपको कुछ? सही सही सर। तो एक बात समझने के लिए भी एक नॉलेज का लेवल होना चाहिए। चलो मैं आपको आसान एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, साल 2 साल का? नहीं 3 साल का बच्चा है? नहीं सर। कोई हो वो आपसे पूछे कि ये आइसक्रीम क्यों नहीं खानी चाहिए, ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहिए, अब आप उसे साइंटिफिकली नहीं समझाते, आपको तो बेटा मैं कह रहा हूं ना, जैसे आपका बेटा है, पापा कह रहे हैं ना, मान जाओ। अब वो समझे पापा के पास दलील नहीं है, पापा के पास दलील है पर पापा का पॉइंट ये बेटा तू अभी इस काबिल नहीं है, तेरा वो लेवल नहीं कि तू समझ सके, बता तो मैं दूं पर सब कुछ तेरे सर के ऊपर से गुजरेगा। तो आप बच्चे से क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं ना, कर लो ये बात। आप उसे दलीलें क्यों नहीं समझाते, वजह क्या है? क्योंकि उस फील्ड की उसको नॉलेज नहीं है, वो भी जाहिल है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर समझ आ रही है। तो आपको ये बात समझ में है कि जब कोई आलिम आपसे कहता है कि भाई छोड़ो तुम, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि सामने वाले को दलील नहीं है, वो आपसे इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको प्री रेक क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स नहीं पता, तो इसलिए कहते हैं बेटा इतना टाइम नहीं है, हम कह रहे ट्रस्ट कर लो। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं ट्रस्ट कर लो, जैसे डॉक्टर पेशेंट से कहता है भाई करवा लो ट्रीटमेंट, ट्रस्ट करो। स्टॉक वाला कहता है सर मेरे कहने पे आप खरीद लो, ट्रस्ट करिए, मैं कह रहा हूं ना। अब वो कह ना ना ना, पहले मुझे तू चार्ट समझा कि चार्ट कहाँ पे जाए, मीन वजन क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है। वो कहेंगे चले सर एक काम करें, आप किसी और स्टॉक वाले से डील कर लें, इस एक एक बंदे को मैं 3-3 घंटे समझाने बैठ गया तो मेरा काम हो गया। मेरे पास 10,000 क्लाइंट्स है, 1 मिनट में मुझे सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है। अगर एक एक क्लाइंट को मैं बताना शुरू हो गया ना, तो आप एक काम करें, जिस स्टॉक वाले पे आपका ट्रस्ट है आप उससे डील कर लें। आप ये बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जी सर। तो ये सारी कॉमन सेंस आप दीन में क्यों नहीं यूज कर रहे? चल आपको लॉजिक क्लियर हो गई होगी। मीनाइल वापस आए। जी सर। चलो एक और कंसेप्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू कर लेते हैं। माने एक ही डॉक्टर है किडनी का पूरे एरिया में, जी सर। अच्छा डॉक्टर एक ही है, बाकी सब 2 नंबर डॉक्टर है, कंपाउंडर टाइप के लोग हैं, और मेरी आपसे कोई दुश्मनी हो गई और मैं चाहता हूं कि आप जिंदा ना बचे, ठीक है? मैं क्या करूंगा? आप मुझे गलत एडवाइस देंगे? मैं आपसे कहूंगा वो बहुत चोर डॉक्टर है, बिला वजह बिल बनाता है, फजूल के एक्सरे निकलवाता है, ये करता है वो करता है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपका ट्रस्ट लेवल कम करवा रहा हूं। क्यों? जिस दिन मैंने आपका ट्रस्ट लेवल कम कर दिया तो आप उसको अथॉरिटी नहीं मानेंगे। जब आप उसको अथॉरिटी नहीं मानेंगे तो आप उसकी कोई बात नहीं मानेंगे, और जब आप उसको बात नहीं मानेंगे तो आपको सही इंफॉर्मेशन बोले, जी सर, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना। जी सर। फिर आप कभी नेट पे जाएंगी, कभी कंपाउंडर के पास जाएगी, कभी खुद बुक पढ़ने बैठेंगी, तो आपके साथ ज्यादती और जुल्म होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैंने क्या मतलब, मैंने टेक्निक क्या खेली कि जो रिलायबल सोर्स थी बदगुमान कर दिया आपके ज़हन को उसके खिलाफ, कि भाई इससे नहीं पूछना, बाकी किसी से पूछ लो, इससे नहीं पूछना। ये मैंने गलत हरकत की नहीं की। बिल्कुल। तो आपका क्या, आपने सुबह शाम दिन रात देखा नहीं आजकल हो क्या रहा है? ये इंजीनियर मिर्जा साहब करते क्या है, ये गांधी साहब करते क्या है? तमाम कौम को खिलाफ कर देते उलमा के, 2 नंबर लोग हैं, इनके पास जाने की नीड नहीं है। तो इमेजिन करें जब अवाम के अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो वो ट्रस्टेड सोर्स मानेंगे ही नहीं। जब ट्रस्टेड सोर्स नहीं मानेंगे तो अथॉरिटी नहीं मानेंगे, और जब अथॉरिटी नहीं मानेंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये जो जितने इश्यूज और जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड समझ में आया, सारी प्रॉब्लम हुई कैसे? मीडिया ने कंटिन्यू ये शो करना शुरू किया कि ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, अथॉरिटी नहीं है,
हर बंदा इस काम पे लग गया, क्योंकि जिस दिन अवाम का ट्रस्ट खत्म हो गया, अवाम उनको अथॉरिटी नहीं मानेगी, और जब अथॉरिटी नहीं मानेंगे तो उनसे डेटा नहीं लेंगे। ये लॉजिक समझ में आती है? जी सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आगे बढ़ूं? सर क्लियर है। अब आते हैं लिमिटेशंस के excuse- ऊपर। जी पूछें। सर डॉक्टर इसरार अहमद का भी तो कॉन्सेप्ट यही था कि आपने आलिम कल्चर क्यों पैदा किया मजहब में, मतलब हर बंदे को अपने आप में एक आलिम होना चाहिए। ये नहीं था। मैंने जब लास्ट टाइम लेक्चर दिया था दीन और दुनिया का, उसमें 3-4 बातें मैंने डॉक्टर साहब की ही की थी। जो क्लास के शुरू में मैंने आपसे क्लियर किया था, डॉक्टर साहब कहते थे सबको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, सबको नमाज के मुताबिक पता होना चाहिए, सबको अपने अब्बा का जनाजा पढ़ना आना चाहिए, सबको अपनी बेटी का निकाह पढ़ाना आना चाहिए। आप लास्ट क्लास में थे जो मैंने कंडक्ट की थी? सर मैंने हाफ क्लास की थी वो। चले मैं आपको अपना एक वीडियो लिंक भेजूँ, उस वीडियो लिंक के अंदर मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया दीन और दुनिया का फर्क, कि मौलवी इज नॉट अ प्रोफेशन। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, वो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। उसके अंदर मैंने डिटेल डिस्कस की है। डॉक्टर साहब खुद कहते थे कोई फिकाही मसला मुझसे मत पूछो, किसी मुफ्ती से पूछो। मैं पिछले 8 से 10 साल से एसोसिएट हूँ तंजीम इस्लामी से भी, कुरान अकेडमी से भी, तो मेरे घर के करीब उन्हीं की मस्जिद है। ग्रीनविच देखिए, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी देखी आपने? ग्रीनविच के साथ ही कुरान अकेडमी है। तो मैं पिछले 10 साल से डॉक्टर साहब को लिटरेचर देखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने कभी ये बात नहीं बोली मुफ्तियों के पास ना रहो। वो कहते हैं जितनी भी मोटी मोटी बातें हैं, ऐसा ना हो कि लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, अरबी नहीं आती, मोटी मोटी चीजें सबको आनी चाहिए। डॉक्टर साहब खुद कहते थे कि भाई कोई फिकाही मतलब मुझसे भी मत पूछो, मुझे नहीं पता, मैं मुफ्ती थोड़ी ना हूँ, फिकाही मतलब मुफ्तियों से पूछें। तो ये लोग कंफ्यूज करते थे दोनों बातों को। ये सारी बात मैंने शुरू में आपको एग्जाम्पल में क्लियर तो किया डॉक्टर वाली में, कि आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, जहर नहीं खाना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ये बातें सबको पता होनी चाहिए ना। जी सर। ये डॉक्टर साहब कहते थे कि मोटी मोटी बातें सबको पता हो। क्लियर है? गलती समझ में आ गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन माइंड में मत रखिएगा। नहीं क्लियर है सर। चलिए अगली हेडिंग, लिमिटेशन। अगली हेडिंग क्या है? पॉपुलर मीडिया मैसेज। ना इसी हेडिंग देखिए, अभी तक हमने 4-5 हेडिंग्स पढ़ी हैं। पहली हेडिंग हमने क्या पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमने पढ़ा कि सबसे जल्दी डेटा मिल जाता है, क्विक मिल जाता है, पैसा खर्च नहीं होता, क्विक सोर्स है। फिर हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े थे, याद होगा आपको। जी सर। फिर मैंने आपसे पूछी थी वजह क्या है इनसे डेटा लेने की, ये वजूहात हमने पढ़ी थी। फिर अब हम पढ़े लिमिटेशन, कि लिमिटेशंस क्या है। जब तक हमें लिमिटेशंस नहीं पता तो हम अगली हेडिंग पे नहीं जा सकते ना। सही से। आपके ख्याल से क्या लिमिटेशन होगी? सर लिमिटेशंस मेरे हिसाब से ये हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोविड का एग्जांपल लें। जैसे कोविड पहली बार आया था 2019 में, तो एक्सपर्ट्स के पास भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो इस पे हमें जरूर रिसर्च करना ही था। अब इसके कुछ लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। आपके बारे में क्या लिमिटेशन है, फिर मैं बता देता हूँ आपको। सर जैसे मैंने वही एग्जांपल दी थी ना सर, फॉर एग्जांपल कोई मसला पहली बार अगर रेज हुआ है तो उसके बारे में एक्सपर्ट्स के पास भी कोई नॉलेज नहीं होगी, तो नहीं, फिर तो कोविड का कोई एक्सपर्ट है ही नहीं ना। आप बात नहीं समझे। जब कोविड फर्स्ट टाइम आया तो इसका मतलब कोविड का कोई एक्सपर्ट है ही नहीं, अभी तो एक्सपर्ट आने बाकी है ना। चले मैं रिलेट कर देता हूँ, चलो रिलेट कर देता हूँ। अक्सर लोग क्या कर देते हैं, ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब क्या है कि कोई एक एक्सपर्ट जिसकी एक्सपर्टीज किसी एक फील्ड की है, वो अपने से अनरिलेटेड फील्ड से रिलेटेड अपना कमेंट दे दे जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है। ये बात समझ में आती है? जी सर। ओवर एस्टिमेट होने का मतलब ये है कि एक आदमी एक्सपर्ट किसी और चीज का है, लेकिन वो किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड कमेंट कर दे जिसका वो एक्सपर्ट नहीं है। लॉजिक क्लियर होती है? चलिए आपकी कोविड वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, फ्लू का है, टाइफाइड का है, अब वो बहुत एक्सपर्ट है, अब वो कमेंट कर दे कोविड के ऊपर। अब लोग कहते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर की बात माननी चाहिए, लेकिन उसने जो कमेंट किया वो नहीं अनरिलेटेड फील्ड, मतलब उसकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये बात समझ में आ गया? जी सर। तो अक्सर ना एक फील्ड का एक्सपर्ट अपने आप को इलीगली तौर पे एक्सपर्ट शो करता है दूसरी फील्ड में, सही है, और कमेंट देना शुरू हो जाता है। चलिए मिसाल कर लेते हैं, मानो कोई मूवी स्टार है, ठीक है, वो आके आपको बताता है आपके लिए क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है, ये वाली ड्रिंक पियो आपके लिए हेल्दी है। अब कोई उससे पूछे कि भाई तुम कोई डॉक्टर हो, तुम कोई डाइटिशियन हो, तुम्हें कैसे पता?
लेकिन फिर भी वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होते ना होते उस फील्ड का एक्सपर्ट ना होते हुए भी आपको कन्विंस करेगा ये खरीदो ये खाओ। अब बंदा पूछे भाई तुम्हें क्या पता, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। या फिर अब ये कर लें, चल डॉक्टर की एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हार्ट का डॉक्टर है, वो आपको ये आके बताए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लॉजिक सही है? नहीं। अब पॉइंट है जब वो हार्ट का डॉक्टर है तो जाहिर है एमबीबीएस तो किया होगा तो उसको बेसिक नॉलेज तो होगी होगी, इसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो अपनी फील्ड से बाहर जाके कमेंट करे, ये इशू वाली बात है। क्लियर हो गया? जी सर। अब मिनाल एज्यूम करें आप डॉक्टर हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप डॉक्टर्स की बाकी फील्ड को जानती होंगी कि ये सर्जरी वाला है, ये मेडिसिन वाला है, ये गायनेकोलॉजिस्ट है, ये हार्ट वाला है, ये फला है, ये फला है, आपको तमाम डिटेल्स पता होंगी। जी बिल्कुल। माने आपकी दादी पढ़ी लिखी नहीं है इतना, उन्हें डॉक्टर्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता, तो क्या इस बात का फायदा उठाया जा सकता है? अब आपकी दादी में कि डॉक्टर डॉक्टर होता है, अब एक हार्ट एक था न्यूरो सर्जन, अब आपकी दादी कहती है भाई मेरे बच्चे की हार्ट सर्जरी कर दो, कहने मैं नहीं कर सकता, क्यों तुम डॉक्टर नहीं हो क्या? तो क्या मासूम कैसे समझाए वो? जी मतलब सब उनको समझाना पड़ेगा। वो कहेगा अम्मा जी डॉक्टर, हाँ कहते वो तो डॉक्टर डॉक्टर होता है, कैसी बातें कर रहे हो, पैसे ज्यादा ले लेना, क्या तुम्हें कट करना नहीं आता? कहेंगे अम्मा जी खोलना भी आता है, बॉडी खोलना भी आती है, पैक करना भी आती है, सब आता है, लेकिन दिमाग खोल लेता हूँ। तो बेटा जैसे दिमाग खोलते वैसे दिल भी खोल देना। अब अम्मा को ये बात समझ में आएगी? नहीं। तो नानी एक गलती कर रही है ना, इररिलेवेंट बंदे से कहेंगे कमेंट दो, जी। और डॉक्टर भी ये ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, जो उसकी फील्ड में उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। जी जी। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। अब नॉर्मली लोगों को दीन की नॉलेज नहीं होती तो एक ब्लंडर मारते हैं, कारी के पास चले जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम ये चीज बताओ, भाई वो मुहद्दिस थोड़ी ना है, ये बात समझ रहे हैं, मुफ्ती थोड़ी ना है। ये बात हमने जैसे पहले डिस्कस की थी, अभी मैंने क्वेश्चन किया था, लोगों को ये पता ही नहीं है कौन सी बात किससे पूछनी है, क्योंकि हदीस वाला अलग है, फिक वाला अलग है, फिक में भी प्रॉपर्टी वाला अलग है, अरबिक ग्रामर वाला अलग है, अरबिक लिटरेचर वाला अलग है। ये बात समझ रहे हैं? जैसे आपको दादी को बेसिक नॉलेज मिली डॉक्टर्स की, तो वो कहते हैं बेटा डॉक्टर तो हो ना, तो आप कर लो। तो हमारे यहाँ जब लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं होती तो क्या कहते हैं, भाई आप मुफ्ती तो हो ना, आप आलिम तो आप बता दो, तो भाई उसकी फील्ड नहीं है। तो जिस तरह कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी फील्ड से हट के बात कर देते हैं। जी। तो पॉसिबल है कोई आलिम हो कोई मुफ्ती भी ये गलती कर सकता है, कर सकता है, जो उसकी फील्ड नहीं है उस फील्ड से रिलेटेड कमेंट दे दे। अक्सर लोगों से गलती हुई है, बाद में उन्होंने सॉरी भी कहा है। जैसे डॉक्टर इस्लाम ने एक दो कई मसले एक्सप्लेन कर दिए थे, बाद में उन्होंने अपॉलॉजी वीडियो बनवाई कि मेरी फील्ड नहीं थी, मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। इस तरह जाकिर नाइक को जानते हैं? जी सर। जाकिर नाइक की जो एक्सपर्टीज है ना, वो कंपैरेटिव रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन से उसने काम किया हुआ है, उसने फिक्स पे काम नहीं किया हुआ। तो किसी ने उससे 3 तलाक के मसाइल पूछा, उसने आंसर दिया, बाद में उसने सॉरी की वीडियो डाली कि भाई इसका आंसर मुझे नहीं देना चाहिए था, ये मेरी फील्ड नहीं थी, ये किसी और मुफ्ती का काम था। ये बात समझ रहे हैं? तो अक्सर स्कॉलर से गलती हो जाती है, वो बातें कर देते हैं जो उनकी फील्ड से बाहर की हो, ये बात नहीं होती। अब लोग समझते ये भी मौलवी, ये भी मौलवी, ये भी मौलवी, सब एक जैसे है। तो ये हमें बेसिक्स नहीं पता, जिससे एक आम आदमी को नहीं पता कि ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, लेकिन अलग अलग डॉक्टर है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब आप स्टॉक पे काम करते हैं, ठीक है, अब आपका जो स्पेशल एरिया है ना वो ऑयल सेक्टर है, मेरा एफएमसीजी सेक्टर है। अब आपकी एक्सपर्टीज वहां पे, मेरी एक्सपर्टीज कहीं और पे है। अब कोई बंदा मुझसे पूछेगा तुम स्टॉक में हो, ब्रोकर हो, मैंने कहा यार क्या चल रहा है ऑयल में, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं, क्यों तुम स्टॉक में नहीं हो? भाई हर किसी का अलग अलग एक्सपर्ट है। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। कुछ होंगे जिनको सबको पता होगा, मुझे नहीं पता। अब मैं प्रॉपर्टी वाला हूँ, मुझे डिफेंस का पता, मुझे बहिया टर्म का नहीं पता, तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो क्या कहते हैं, तुम प्रॉपर्टी में हो ना, हाँ तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। भाई क्यों पता होना चाहिए? हमारे एरिया स्पेसिफाई है, मुझे दूसरे एरिया का क्यों पता होगा? ये बात समझ में आ गई? जी जी। तो एक कॉमन सेंस की बात है ये भी, ठीक है? जी बिल्कुल। चलें अब अगला क्वेश्चन, कौन एक्सपर्ट है कौन एक्सपर्ट नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? ये भी एक सवाल आया था पहले, बिल्कुल। ठीक है। अभी हमने उत्तर क्या पढ़ा था कि एक आदमी जिसकी फील्ड नहीं है वो दूसरी फील्ड पे कमेंट नहीं कर सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये अक्सर उलमा को देखा होगा, इंजीनियर मिर्जा का मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप इंजीनियर हो, आप किस फील्ड के ऊपर कमेंट कर रहे हो? आप अपने इंजीनियरिंग के ऊपर कमेंट करें, आप उलमा के ऊपर कमेंट करने क्यों बैठ गए हो जब आपको चीज का नहीं पता? तो
तो अक्सर लोग इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई आप जो कमेंट कर रहे हो अपने फील्ड में रह के करो ना, अपने फील्ड पे कमेंट करो। अगर आप मीडिया के आदमी हो तो मीडिया से रिलेटेड कमेंट करो, क्रिकेट का आदमी है क्रिकेट से रिलेटेड कमेंट करो, जिसके आप एक्सपर्ट हो। जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो उस पर कमेंट क्यों दे रहे हो आप? ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। अब सवाल ये होता है कौन एक्सपर्ट है कौन नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल कौन डिसाइड करेगा कि ये एक्सपर्ट है या नहीं? नहीं है। अब माने कि मैं मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग में पीएचडी कर रहा हूँ, मुझे देखने कौन मुझे लोग कहते हैं एक्सपर्ट से पूछो। अब मैं कहूँ ये पता कैसे चलेगा कि एक्सपर्ट कौन है? वैलिड क्वेश्चन है नहीं है? सर बिल्कुल वैलिड है। हाँ, तो अब सवाल ये तो कौन है एक्सपर्ट? कोई मेरा सीनियर एक्सपर्ट है, कोई स्कॉलर जाऊं, कोई प्राइवेट थिंक टैंक है, कोई अच्छे से नाम वाला इंस्टीट्यूट जैसे होता है सेंटर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फलाशाला होता है ना, टीवी पर से ऐड के आते हैं फला सेंटर ऑफ साइंटिफिक ने ये बात कही कि हॉर्लिक्स पीने से ये हो जाता है, हमारे साइंटिस्ट ने ये बात बोली, हमारे स्कॉलर ने ये बात बोली। बंदा पूछे कौन से, किसको पता? अच्छा, कुछ थिंक टैंक्स जो होते हैं सच में रिसर्च सेंटर होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो किसी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के फ्रंटमैन बने होते हैं। बात समझ रहे हैं? जो वो बोलेंगे वही बात बोलेंगे, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई रिसर्च नहीं करते, वो बस पैसे लेके जो उनसे बुलवाना बुलवा लें। ठीक है। अब अफसोस की बात ये है कि कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो कोई कंफर्म नहीं कर सकता, कोई भी स्कॉलर कोई भी थिंक टैंक बन जाता है, जिसका दिल चाहता है उठ के रिसर्चर बन जाता है। ये नहीं देखता प्री क्लियर है नहीं है, जिसका दिल चाहता है उठ के थिंक टैंक बन जाता है। आसान जबान में वही बात, जिसका दिल चाहे उठ के मुफ्ती बन जाता है, फिर नेट पे आके स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है, मीडिया को अपनी आइडियोलॉजी बताता है, अपने ओपिनियन बताता है अपने। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी जिसके पास टके की नॉलेज नहीं है, वो अपने आप को साइंटिस्ट मान के, अपने आप को थिंक टैंक मान के, अपने आप को मुफ्ती बना के टीवी पे आता है और अपनी आइडियोलॉजी अपने कंसेप्ट दीन के नाम पे बताना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट का खाना खराब हो जाता है। एक आदमी जिसको बेसिक नॉलेज नहीं है वो अपने आप को थिंकर बना के, अपने आप को थिंक टैंक समझ के आता है, अपनी राय देना शुरू कर देता है। ये बात समझ रहे हैं? जी सर। अब ये तो तमाम मसाइल हो गए, सोल्यूशन क्या है फिर? सही था। अब रिसर्च तो मैं पहले आप सोचे तो सही, राइट बात है, राइट आंसर तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन एक बार सोचे तो सही। रिसर्च में मेरे पास अगर डिफरेंट साइटेशंस है, एक बंदा मुझे एक बात कहता है, दूसरा बंदा कोई और बात कहता है, सीनियर कोई और बात कहता है, टीचर कोई और बात कहता है, सुपरवाइजर कोई और बात कहता है, बुक कोई और बात कहती है, इंटरनेट कोई और बात कहता है। मैं कंफ्यूज हूँ किसकी बात मानूं। मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा बताइए किसकी बात मानूं, तो सुपरवाइजर कहता है एक्सपर्ट की बात मानूं। मैंने कहा एक्सपर्ट कौन है यही तो नहीं पता चल रहा, हर बंदा एक्सपर्ट बन के घूम रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमारी रिसर्च में होता है साइंटिफिक कम्युनिटी। ये बात समझ में आती है? जी सर। तो हमें ये पता होना चाहिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे काम कर रही है, वो कैसे डिसाइड करती है कि जेन्युइन एक्सपर्ट कौन है कौन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो हम साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ये चीज पढ़ेंगे कि डिसाइड कैसे करना होता है कौन जेन्युइन एक्सपर्ट है कौन जेन्युइन एक्सपर्ट नहीं नहीं। अच्छा, मजे की बात क्या है, वहां पे कंफ्यूजन इसलिए हो जाएगी कि साइंटिफिक कम्युनिटी में आके भी डिसएग्रीमेंट होगा। एक एक्सपर्ट साइंस का कोई और बात करेगा, दूसरा कोई और बात करेगा। अच्छा, मजे की बात क्या है, स्पेसिफिक फील्ड के जो एक्सपर्ट है ना उनमें भी डिसएग्रीमेंट मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब आपने एक स्पेसिफिक फील्ड के दो एक्सपर्ट ढूंढे, उन दोनों में भी डिसएग्रीमेंट मिल जाएगा। आपको बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी, बहुत सारी कंफ्यूजिंग रिकमेंडेशन मिलेंगी। आप अगर कभी हेल्थ स्टडीज पढ़ें, डाइट स्टडीज पढ़ें, तो हेल्थ स्टडी में तो आप एक डाइटिशियन आपसे कहेगा हर आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ पियो, भूखे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाइट लेते रहो। जी जी। दूसरा कहेगा इंटेंस डाइटिंग करो, 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे तुम्हें खाना है। अब एक आदमी कंफ्यूज हो जाए, ये भी एक्सपर्ट ये भी एक्सपर्ट, दोनों कितने फॉरवर्ड में किसकी बात मानूं? 16 घंटे भूखा रह के 8 घंटे खा लिया करूं या हर 15-20 मिनट को कुछ खाया करूं? तो दोनों में झगड़ा है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। तो आपसे मैं क्या कहूंगा, आप दोनों को ट्राई करके देख लें जो आपको सूट कर रहा है। कहूंगा ना, आपको आज तक कोई बंदा ऐसा मिला जिसने ऑब्जेक्शन उठाया ये क्या बात हुई? कोई डाइटिशियन कुछ कहता है, कोई डाइटिशियन कुछ कहता है, कोई कहता है ज्यादा खाओ, कोई कहता है कम खाओ, कोई कहता है ब्रेक लो, कोई कहता है ब्रेक ना लो। दोनों साइंटिफिक कम्युनिटी से साबित भी है, तो मैं किसकी बात मानूं? तो मैं कहूंगा ये तो रिसर्च की खूबसूरती है, ये रिसर्च की ब्यूटी है। ठीक है, चीजों में जी सर। इख्तिलाफ आता रहेगा। ठीक है,
तो फिर इसमें कंसेप्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ साइंस। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपने डिसएग्रीमेंट करना है या एक डिसएग्रीमेंट राइज करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या, उसका रूल क्या है, तो उस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। जी सर। और रिसर्चर की रेपुटेशन को एक साइड पर रख के सिर्फ रिसर्च को इंडिपेंडेंटली कैसे देखा जाता है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च की स्ट्रॉन्ग है ना तो आप वीक स्टडी में से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। मैं इसको कंक्लूड करता हूं। साइंटिफिक कम्युनिटी का मेन काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च का काम क्या है, उसमें सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन एक्सपर्ट है या कौन एक्सपर्ट नहीं है। चलो हमने डिसाइड कर लिया, हमने एक्सपर्ट निकाल लिए। अब उन दो एक्सपर्ट में झगड़ा हो गया, सही। अब सवाल ये डिसएग्रीमेंट हो गया। अब एक आदमी ने बात पहले बोली होगी, दूसरे ने बाद में बोली होगी। तो साइंटिफिक के अंदर रूल होंगे कि अगर आपने डिसएग्री करना है तो डिसएग्री करने का ये क्राइटेरिया, इस बेस पे आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया मैच नहीं होगा तो वो फिर अपनी रिसर्च नहीं लाएगा। तो डिसएग्रीमेंट के भी पूरे क्राइटेरिया डिफाइन किए जाएंगे। उसके बाद उस डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये बात समझे। इसके भी स्टैंडर्ड सेट है। एग्जाम्पल करें। जी सर। चलिए यहां तक क्लियर है। तो कोई क्वेश्चन तो पूछे, वरना मैं इसकी एग्जांपल्स कराना शुरू करूं। सर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च कंडक्ट की, आपने कहा मैंने रिसर्च किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, मैंने ये थ्योरी लाई। आवाज आ रही है आपको? जी सर। तो अभी क्योंकि हमारा सेमेस्टर स्टार्ट है, आपको तमाम टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता होगी, पर जो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी हमें पता है उसके मुताबिक चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा ठीक है, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है, आप अपना हाइपोथेसिस थ्योरी के थ्रू सपोर्ट करें, लिटरेचर के थ्रू सपोर्ट करें। आपने कहा मेरे पास कोई लिटरेचर तो इसका नहीं है, मैं सपोर्ट तो नहीं कर सकती। फिर मैं आपसे कहूँ आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपने साइंटिफिक कम्युनिटी का रूल तोड़ा है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आपको अपने हाइपोथेसिस को लिटरेचर से सपोर्ट करना पड़ता है, तो आपकी बात की वैल्यू नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। जी जी। दूसरा बंदा आया, दूसरे आदमी ने कहा मैंने अपने हाइपोथेसिस को साइंटिफिक तरीके से सपोर्ट किया हुआ है, लिटरेचर से सपोर्ट किया हुआ है, तो मैं ये हाइपोथेसिस डेवलप किया है, मेरी बात मानो। मैंने कहा ठीक है, आपने इसको मेजर कैसे किया है, आपने इसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया, ये तो समझाए। आपके मेजरमेंट टूल क्या थे, क्राइटेरिया। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर किया, आपने कहा वो आंखें उसकी लाल थी तो मतलब बीमार था। दूसरा आदमी कहता है थर्मोमीटर का क्राइटेरिया था, मैंने किताब में पढ़ा था किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है थर्मोमीटर से चेक करो, अगर 101 आ जाता है तो इसका मतलब बीमार है। तो किसने साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया है? सर जिसने थर्मोमीटर से किया। अब ए वाला के मैंने छू के देखा, मैंने आंखें लाल देखी, उसकी बात मानी जाएगी? नहीं। तो मैं कहूंगा पहले वाले से आपका जो टेस्टिंग का मेथड है ना, ये साइंटिफिक नहीं है मेरे भाई, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपने हाइपोथेसिस तो चलो ठीक बना लिए, लेकिन जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है उसमें भी साइंस का ख्याल रखना है, जो क्राइटेरिया जो रूल दिए हुए उसको फॉलो करना है। अगर आपने मेजरमेंट ठीक से नहीं की, टेस्टिंग ठीक से नहीं की, तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। मेडिकल में तो बड़ा कॉमन होता है, आपसे कहा जाता है इस लैब के रिजल्ट अच्छे हैं, इसके रिजल्ट माने जाएंगे, इसके नहीं माने जाएंगे, इसकी टेस्टिंग अच्छी है, इसकी टेस्टिंग अच्छी नहीं है। ये आपने बहुत दफा सुना होगा, ये बातें क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। तो हम कहेंगे टेस्टिंग आपकी साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे पूछा सैंपल साइज कितना लिया, आपने कहा 20 का। मैंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है, 20 का सैंपल साइज इनफ ही नहीं होता, आपको कम से कम 400 लेना चाहिए था, 384 लेना चाहिए था, कम से कम इतना सैंपल साइज लेना चाहिए था। इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, आपने तो इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी थी, नॉन प्रोबेबिलिटी करनी थी, ना आपको अपनी पॉपुलेशन का पता है। तो ना डेटा कलेक्ट करते हुए आपने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा है, ना डेटा रन करते हुए अपने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा है। तो आपकी रिसर्च की बात मैं नहीं मानूंगा। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। तो आपको बेसिक समझ में आ रहा है, साइंटिफिक रिसर्च में आप जब अपनी पूरी रिसर्च कर रहे होते हैं तो हर चीज का एक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड डिफाइन हुआ हुआ है कि ये चीज इसके मुताबिक होगी तो एक्सेप्टेबल है, इसके मुताबिक नहीं होगी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपकी रिसर्च के सारे स्टेप उन स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे तो आपकी रिसर्च मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। नहीं मानी जाएगी। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ओवर जनरलाइजेशन पढ़ा था ना जी। लोग अपनी ओवर जनरलाइजेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक आके टीवी पे हमारी रिसर्च के मुताबिक ये साबित होता है। तो भाई तुम्हारा सैंपल साइज कितना था, तुम्हारा डेटा कलेक्शन का टूल क्या था, तुम्हारा डेटा एनालिसिस का टूल क्या था, कुछ भी सही नहीं है। आप इसको रिसर्च का वर्क कैसे कह रहे हैं? तो साइंटिफिक वाले क्या कहते हैं, ऐसी रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करते, कहते भाग जाओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? जी जी। अभी पिछले दिनों एक
एंकर राइटिंग, इफ्फत नाम है उसका, इफ्फत रहीम है, जानते हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक एंकर टीवी होस्ट राइटिंग, इफ्फत करके उसका नाम है, इफ्फत रहीम नाम है उसका, जानते हैं आप उसे? जी सर शायद। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा, तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रही थी। तो आते उसने शुरू किया, हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इनके मर्दों के ये मसाइल होते हैं, पूरी दुनिया के मर्द ऐसे नहीं होते जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के होते हैं। अब मेरे जहन में बात आई कि भाई तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ओवर जनरलाइज क्यों कर रहे हो? कितने लोगों से आपने सैंपल लिया है? क्या आपकी टेस्टिंग का मेथड साइंटिफिक था? कौन सा टूल आपने यूज किया है? तो हमारे यहाँ मीडिया में भी बहुत बड़ा ब्लंडर लगता है। हर कोई आके कहता है हमारी रिसर्च के मुताबिक, उनको ये तक नहीं पता होगा साइंटिफिक रिसर्च के रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। तो अगर मुझे किसी को एक्सपर्ट कहना है तो उसके स्टैंडर्ड्स मुझे पता होने चाहिए, अगर मुझे किसी से एग्री करना है तो उसके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, डिसएग्रीमेंट उसके स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। क्लियर है? जी सर। अब्दुल्ला साहब, यस सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछे, वरना मैं इसको आपके क्वेश्चन से रिलेट करूं। नहीं ठीक है सर। अब जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर की एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, मैंने आपको बहुत मेडिकल आता है लेकिन मैं आपको ऑपरेट करने नहीं दे रहा। मैंने आपसे कहा मेरा स्टैंडर्ड ये है कि एक आदमी 5 साल पढ़ेगा, एमबीबीएस की डिग्री लेगा, हाउस जॉब करेगा, रेजिडेंसी करेगा, FCPS2 का एग्जाम क्लियर करेगा, यूके से जाके MSCP का एग्जाम क्लियर करेगा, या फिर अमेरिका से MLA क्लियर करेगा। इसके बाद मैं इसको एक्सपर्ट मानूंगा, उसकी बात की वैल्यू होगी। ये क्राइटेरिया सही है गलत है? अब्दुल्ला साहब इतना स्लो क्यों बोलते हैं? जी सर। सर गलत है। क्यों गलत है? एक आदमी कहता है मैंने घर पे बैठ के मेडिकल की किताबें पढ़ ली, मुझसे ऑपरेट करवा लो, और एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया इस तरह ऑपरेट नहीं किया जा सकता, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं। आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, ये तमाम डिग्रीज लेंगे, तो हम आपको एक्सपर्ट मानेंगे, आपको ऑपरेट करने की परमिशन देंगे। एक बंदा कहता है मैं घर पे इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ ली, मुझे प्रूफ करो। वो कहते जी नहीं, आप ND किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, एग्जाम क्लियर करें, PEC से सर्टिफिकेट ले, फिर आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप इंजीनियर है या नहीं है। ये जायज है ना जायज है? सर ये तो सही है। इसी डॉक्टर की मैं यही बात कर रहा था। अब एक डॉक्टर अपने को साबित करता है सारे पेपर्स दे के कि मुझे कुछ आता है, तो उसको एक्सपर्ट का टाइटल मिलता है। ठीक है, जिस तरह हर बंदे ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जैसे आप ISO सर्टिफिकेशन कराते 1890 उनके क्राइटेरिया है ना, वो सारे क्राइटेरिया पूरे होते तो कहते हैं हाँ भाई ये साफ सुथरी जगह है, कहते हैं ना। इस तरह गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स के भी क्राइटेरिया बनाए हुए, इंजीनियर के भी क्राइटेरिया बनाए हुए। ये बात समझ में आती है आपको? सर यस सर। तो उस क्राइटेरिया में जो पूरा होता है उसे हम एक्सपर्ट का देते, अदरवाइज नहीं देते। डन? यस सर। कोई एक बच्चा माइक पे जाए, क्योंकि बहुत लेट रिप्लाई आ रहे हैं तो बीच में पॉज होना पड़ता है। फिर कौन माइक पे आएगा? क्या शयान नाम था, क्या नाम था उनका, जो भी नाम, पहले माइक पे कौन थे? सर शहीद। शहीद साहब, आप माइक पे आ सकते हैं? जी सर। तो ये एक्सपर्ट वाली पॉलिसी समझ में आ गई आपको कि गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बना दिया कि ये सारी चीजों से आप गुजरेंगे तो मैं आपको एक्सपर्ट मानूंगा, अदरवाइज आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सही है गलत है? सही बात। अब आप बोले कि भाई मैंने घर पे सब कुछ पढ़ लिया, मुझसे भी ऑपरेट कराओ, करने देंगे? कहेंगे? आवाज नहीं आ रही। अगर आप कहें कि मैंने घर पे सब कुछ पढ़ लिया, आप मुझसे ऑपरेट करवाएं, कोई करने देगा? गवर्नमेंट आपको ऑपरेट करने देगी? नहीं सर। सही करिए गलत कर रही है? सर सही है, रेगुलराइजेशन। अब आप कहें मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे आता है बहुत कुछ, तो आपसे कहा जाएगा ठीक है, अगर आपको बहुत कुछ आता है तो पेपर देके साबित कर दो ना, आप पास होकर साबित कर दो। आप सारे एग्जाम दो, आप वाइवा दो, आप प्रैक्टिकल दो, डेमो करके दिखाओ, डिग्री ले लो, साबित कर दो। तो ये गवर्नमेंट के मुताबिक नाजायज तो नहीं है ना? नहीं सर। अब वो कहें कि आपने ठेकेदारी ली हुई है लोगों का इलाज करने की, मैं भी करूंगा, तो वो जाहिल है नहीं है, नालायक है नहीं है? सर जाहिल है। तो अगर उसको कुछ आता है तो पेपर दे के पास हो जाए, यही बात कहेंगे ना आप? जी सर। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं ना। इसी तरह दीनी लोगों ने क्राइटेरिया बना हुआ एक्सपर्ट का कि अगर किसी को हमने दीन का एक्सपर्ट करना है तो पहले वो 8 साल एग्जाम दे, फिर 3 साल तखस्सुस करें, फिर किसी से अप्रूवल ले,
अगर ये सारी चीजें वो पास करेगा, सारे एग्जाम क्लियर करेगा, सारे वाइवा देंगे तो हम इसको एक्सपर्ट बोलेंगे। अब ये सिखा सकता है। अब मुझ जैसे एक आदमी घर पे 2 दिन पढ़े और बोले आपने ठेका लिया हुआ दिन का, मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं भी बताऊंगा, तो मुझसे कहा जाएगा मान लिया आपने बहुत कुछ सीख लिया, पेपर दे दो ना, पेपर पास कर लो, साबित कर दो मुझे बहुत कुछ आता है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो ये भी नाजायज नहीं है। तो ये अक्सर इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं ना इन्होंने ठेका लिया हुआ है, किसी और को आने नहीं देते, मैंने घर पे बैठ के सब कुछ पढ़ लिया था। तो भाई जब आपने इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे तो अब यहाँ पे भी एग्जाम दे के पास हो जाए ना, कोई आपसे नहीं कहेगा पेपर तो देना। पेपर देने से इतना क्यों डर रहे हैं, एग्जाम देने से इतना क्यों डर यूट्यूब रहे पे हैं? भी यही मसला है क्या? सर, यूट्यूब पे भी यही मसला है कि मतलब कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। वही तो जिस मतलब, तरह तभी तो हम कहते हैं यूट्यूब ये लाइबल सोर्स नहीं है, जिसका दिल चाहता है उठ के शुरू हो जाता है। लेकिन लोगों का भी मसला है, लोगों ने आज तक यूट्यूब में बैठ के अपना इलाज नहीं करवाया। लोग कहते हैं भाई मर ही ना जाए, रिस्क क्यों ले, रिलायबल सोर्स से जाएंगे। आज तक लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम, गाड़ी का काम नहीं कर रहे, कहते भाई कहीं खराब ही ना हो जाए। हर बंदा उठ के यूट्यूब पे आ जाता है। जहाँ पे दीन का मसला आता है वहां पे लोग चिल हो जाते हैं, यार इंटरनेट जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। तो खैर बंदा इनसे क्या कहे। अगले पॉइंट पे आते हैं। जब एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से डिसएग्री करना है और उसने कहना है कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, तो ये कहना काफी नहीं है कि बस मैं कह रहा हूँ, उसके भी रूल्स है। बात समझ रहे हैं? जी सर। इसी तरह जब कोई एक मुफ्ती दूसरे जी सर, अब्दुल्ला सर साहब मैं पूछें। वैसे वो बात करना चाह रहा हूँ कि सर मेरा एक दोस्त है, वो खुलफाए राशिदीन मदरसा देवबंद का जो मदरसा है वहाँ से आलिम बना है अभी रिसेंटली। जी तो सर उसने ये बात हमें खुद बताई है कि उसका जो 80% कोर्स है वो देवबंद फिक की जो है वो किताबों से है, और जो 20% है वो उसने जो है वो बाहर से पढ़ा है। मतलब अगर आप देखें तो 80% उसकी जो नॉलेज है वो वन डायमेंशनल है। अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप बात कर रहे हैं डॉक्टर की, आप किसी डॉक्टर के पास इलाज करने पहले जाते मैं हैं, आप पहले ये मैं तो इस नहीं क्वेश्चन का आंसर दे दूं, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं। आपने मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा है? शो सर शो। जी सर। मार्केटिंग का कोर्स पढ़ा है? मार्केटिंग? हाँ पढ़ा होगा। जी सर पढ़ लिया दोनों पढ़ ली। कॉटलर की बुक से पढ़ा है आपने? पता नहीं सर, वो हमारे सर ने कोई बुक नहीं रेफर करवाई थी। चले माशाल्लाह, आपको ऑथर वो मोस्ट प्रोबेबली अपने कॉटलर की बुक से पढ़ा होगा। ठीक है, बोले ओके, कॉटलर होगा। ओके सर ओके। सीबीएम में, बीबीए में कॉटलर फॉलो कराई जाती है। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। मैं कहता हूं आपको मार्केटिंग तो आती ही नहीं है, आपको ये पता है कि कॉटलर क्या बात करता है। आपने एकर को नहीं पढ़ा, दुनिया में 10,000 ऑथर है, आपने किसी को नहीं पढ़ा, तो आपको मार्केटिंग तो आई ही नहीं। अब आप कॉमन सेंस यूज करते हुए बात का जवाब दे देगा मुझे। हाँ सर। जितनी कॉमन सेंस अब दुनिया में यूज करते, यकीन करें इतनी कॉमन सेंस दीन में यूज कर लेना तो आपको कोई मसला ही ना। आपका जवाब जानते क्या होगा? मैं आपका जवाब दूं? हाँ जी। आपका जवाब होगा तो कॉटलर भी तो मार्केटिंग ही पढ़ा रहा है ना, कॉटलर फाइनेंस थोड़ी ना पढ़ा रहा है। आपका क्लेम तब ठीक होगा जब कॉटलर, आप ये साबित करें कि कॉटलर गलत चीज पढ़ा रहा है। और 500 ऑथर्स में से मैं इस ऑथर को इसलिए पढ़ाया गया था कि उनकी नजर में इस ऑथर ने सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कॉटलर ना पढ़े, आप ये बुक पढ़े, तो टेक्निकली मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कॉटलर कोई और चीज पढ़ा रहा है, कॉटलर गलत बात पढ़ा रहा है। तो आप किसी बेलवी के मदरसे से पढ़ लें, किसी देवबंदी के मदरसे से पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों दीन ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप हो तो वही बात है, शैतान आप पे अटैक नहीं करता दुनियावी हिस्से में। कम से कम 2000 ऑथर मार्केटिंग सेम चीज तो नहीं पढ़ा रहे ना। से वही तो आपको समझा रहा हूं, दोनों सेम चीज ही पढ़ा रहे हैं। अगले केस पे आते हैं। कॉटलर कहते हैं ब्रांड इक्विटी के 4 ड्राइवर है, एकर कहते हैं, सॉरी कॉटलर कहते हैं ब्रांड इक्विटी के 5 ड्राइवर है, एकर कहते हैं 4 ड्राइवर है। ठीक है, अगर 5000 कंसेप्ट है, उनमें से 4000 पे दोनों का इत्तेफाक है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग तरीके से एक ही बात समझाई हुई है, उसमें से 1000 बातें ऐसी है जिसमें दोनों का इख्तलाफ है। तो आप कहते हैं हमें कॉटलर बेहतर लगता है, हम कॉटलर की बात मान लेंगे, जिसको एकर बेहतर लगता है एकर की बात मान लेंगे। दीन में बोलो क्या टेंशन है? अगर दीन में 100 बातें पढ़ाई जा रही है, उसमें से 99 बातें सेम है, दोनों ने अलग अलग तरीके से पढ़ाई हुई है।
अब लोग इतने जाहिल है, वो अलग अलग तरीकों को और अलग अलग एग्जाम्पल को अलग अलग बातें समझ लेते हैं। आते हैं अगली बात पे, अगर 1% कॉन्फ्लिक्ट है भी सही, तो आपको जिस पे ट्रस्ट है उसकी बात मान लें। मार्केटिंग में 20% कॉन्फ्लिक्ट था, एक ऑथर कोई और बात कह रहा था, दूसरा ऑथर कोई और बात कह रहा था, तो आपका जिस पे ट्रस्ट था आपने उसकी बात मान ली थी ना, तो यही कॉमन सेंस यहाँ पे यूज कर लें। आज तक ये सवाल आपका मैनेजमेंट पे क्यों नहीं आया कि मैनेजमेंट की 10,000 किताबें हैं, हमें तो एक पढ़ा दी गई, तो हमें तो बाकियों को पता ही नहीं है। तो जानते हैं आपका जवाब क्या होगा? भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे एक किताब पढ़ने में 14 साल लग गए, एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने के 14 साल बन गए। अगर मैं तमाम किताबों पे जाऊं तो 1000 साल की भी जिंदगी काफी नहीं है। ये बात आपने मुझसे मेडिकल में नहीं पूछी कि दिल वालों को क्यों नहीं पता कि दिमाग में क्या हो रहा है, दिमाग वालों को क्यों नहीं पता कि लंग्स में क्या हो रहा है। आप कहते भाई ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। 12 साल मुझे लगे एक स्पेशलिस्ट बनने में, तो मुझे 2000 साल की जिंदगी चाहिए होगी। तो मैंने कहा ये फजूल की बातें मत करें, सोल्यूशन दें। तो आपने कहा सोल्यूशन ये है, जिसको दिल का मसला वो दिल वाले के पास जाएगा, जिसको लंग्स का मतलब वो कहाँ जाएगा? बोले 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 ना, वो लंग्स वाले के पास जाएगा। तो आप कहेंगे जो देवबंदी मकबरा फिक्र को फॉलो करता है वो देवबंदी के पास चला जाएगा, जो बिलवी मकबरा फिक्र को फॉलो करता है वो बिलवी के पास चला जाएगा। अब दुनिया में कोई बंदा मुझसे इस तरह की बात नहीं करता कि हार्ट वाला अलग है, ब्रेन वाला अलग है, तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। तो वो कहता है जब मुझे हार्ट का मतलब हार्ट वाले के पास जाऊंगा, ब्रेन का मतलब ब्रेन वाले के पास जाऊंगा। तो ये तो वैरायटी है, ये तो अच्छी बात है। तो हम लोग कहते हैं जो जिस मकतबा फिक्र है वो उसी से पूछे, दूसरे से ना पूछे। अगर दूसरे से पूछेगा तो खिचड़ी बनेगी, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जो अहले हदीस मकतबा फिक्र है वो वहीं से पूछे, तो ये पॉजिटिव बात में आएगा, ये नेगेटिव बात में नहीं आएगा। ये बात जी सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमें तो कुरान ने ये बता दिया है ना कि कोई एक फिरका सही है। ये मेरा यहाँ आपको पे आ गई वो बहस आ गई, नहीं आई। मैं इस पर क्लियर कर दूं आपको। सर कैसे नहीं आई? मैं आपको हाथ और वो इसका मैं बता देता हूँ आपको। मैं इसमें आंसर दे, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा लंबा है। मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि फिर उसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा आंसर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ सारा का सारा। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक सर। आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। कौन ठीक है? कोई ठीक नहीं है सर। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला 2 + 2 4, ठीक है। मैंने बोला 2 + 2 7, कौन ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। तो दूसरे केस में सही गलत की बहस थी? जी थी सर। पहले केस में सही गलत की बहस थी? नहीं थी। अब आप कहीं, मैंने आपसे पूछा ब्लैक क्यों अच्छा है, आपने कहा देखो जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है वो ब्लैक है, जो दुनिया का सबसे महंगा ड्रेस है वो ब्लैक है। आपके पास आर्गुमेंट है ब्लैक के ऊपर? बोले ना? नहीं सर, कोई ऐसा लॉजिक नहीं। लेकिन आप 3-4 आर्गुमेंट देंगे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट ब्लू क्यों है, मैंने कहा आसमान का कलर ब्लू है, पानी का कलर ब्लू है, ब्लू में ये, मैंने अपने आर्गुमेंट दिए। कुछ लोगों के आपको आर्गुमेंट ठीक लगेंगे, कुछ को मेरे आर्गुमेंट ठीक लगेंगे। तो हम कहेंगे 2 डिफरेंट व्यूज, 2 डिफरेंट आर्गुमेंट है। इसमें हम सही कलर ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? बोले ना? नहीं ढूंढेंगे सर। और 2 + 2 4, 2 + 2 7, इसमें सही कलर ढूंढेंगे? ढूंढेंगे सर। तो एक एग्जांपल कंप्लीट कर लूं मैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिक मैथ की नॉलेज थी, तो आपको पता था कहाँ पे आपको कहना है 2 डिफरेंट व्यूज और कहाँ पे आपको कहना है सही और गलत। इसकी नॉलेज आपको थी ना? जी सर बिल्कुल थी। अब क्योंकि आपको दीन की नॉलेज नहीं है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते 2 डिफरेंट व्यूज कहाँ कहना सही गलत कहाँ कहना है। अब आप मक्का गए, मैं भी मक्का गया, आप कहते तो आपने 7 चक्कर लगाने, मैं कहता 9 लगाने, कौन सा सही है? आप सही है ना, 7 लगाने है ना, 7 लगाने, हाँ 7 लगाने होते, तो आप सही है मैं गलत हूं, ठीक है। आपने कहा पहले मगरिब पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे, मैंने कहा नहीं भाई पहले असर फिर मगरिब। इसमें भी सही गलत की बहस है। एक आदमी कहते हैं क्लॉकवाइज चक्कर लगाना है, दूसरा कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना है, ये सही गलत की बहस है सर। बहस। अब एक आदमी कहता है आमीन जोर से पढ़ना है, दूसरा कहता है आमीन जोर से नहीं पढ़ना, ये सही गलत की बहस नहीं है, ये 2 डिफरेंट व्यूज आ गए।
एक आदमी कहता है कि रफादन करना है, दूसरा कहता है नहीं करना। ये सही गलत की बहस नहीं है, ये 2 डिफरेंट व्यूज आ गए। क्योंकि आपकी जी सर, फील्ड नहीं है तो बिल्कुल आपको सही पता बात है। नहीं है, आपको ये नहीं पता कौन सी बहस सही गलत की है, कौन सी बहस 2 डिफरेंट व्यूज की है। अब जिस तरह आप ये डिस्कशन करने बैठ जाए कि ब्लू अच्छा है या ब्लैक अच्छा है, तो पूरी जिंदगी भी बहस करें तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये 2 डिफरेंट व्यूज है, ये सही गलत की बहस नहीं है। तो हमारे यहाँ क्योंकि लोगों की नॉलेज थोड़ी कम होती है तो वो गलत चीज पे बहस शुरू कर देते हैं कि कौन सही कौन गलत। ओ मेरे भाई 2 डिफरेंट व्यूज है, ये भी सही ये भी सही। जिसको उसके आर्गुमेंट अच्छे लग रहे हैं उसकी बात मान ले, जिसको उसके आर्गुमेंट अच्छे लग रहे हैं उसकी बात मान ले, लेकिन बात आलिम की माने, अपनी अकल ना लगाए। ये लॉजिक समझ में आ गई? इसका डिटेल लेक्चर का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। पहले मैं इनको कंप्लीट कर दूं, बेसिक क्लियर हो गया आपको? जी सर। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा ना कि व्यूज और राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है? जी सर। जी सर। ठीक है, अब एक सेकंड मैं एक दफा चीज कंप्लीट करूं उसके बाद करते हैं। इस हम जो हेडिंग पढ़ रहे थे इसका नाम था एक्सपर्ट एंड अथॉरिटीज, यही था ना? जी सर। अब पूरा एक दफा में रिवीजन कर दें। सबसे पहले हमने ये हेडिंग पढ़ी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने कहा था इंफॉर्मेशन गेन करने की सबसे बड़ी सोर्स होती है, ये हमने पढ़ा था ना। फिर हमने कहा था उनके एक्सपीरियंस से हासिल करें। फिर हमने इसके बेनिफिट्स पढ़े थे। इसके बेनिफिट्स क्या क्या पढ़े थे? टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्ट बहुत कम लगती है, बहुत इफेक्टिव वे है। फिर हमने पढ़ा था क्या रीजन होंगे कि हम इनसे नॉलेज लेंगे और किस रीजन पे हम नॉलेज नहीं लेंगे। तो हमने पढ़ा नॉलेज लेने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें अथॉरिटी माने, वो आपकी ट्रस्टेड सोर्स हो। अगर आप उन्हें अथॉरिटी और ट्रस्टेड सोर्स नहीं मानेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा था इनकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन में हमने ये बात पढ़ ली कि एक एक्सपर्ट दूसरे की राय के अंदर आ जाता है, जिस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है उसके ऊपर कमेंट दे देता है, दूसरे की फील्ड में एंट्री कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ये हमने लिमिटेशन में पढ़ लिया। फिर हमने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये कैसे आइडेंटिफाई करे कौन एक्सपर्ट है कौन एक्सपर्ट नहीं है। फिर हमने इसका सोल्यूशन पढ़ा, साइंटिफिक सोल्यूशन है। साइंटिफिक कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, कौन साइंटिफिक कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता। ठीक है, साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के थ्रू देखेंगे कि इसकी रिसर्च को मानना है या इसकी रिसर्च को नहीं मानना। फिर हमने डिस्कस किया साइंटिफिक कम्युनिटी में भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने पढ़ा उसके भी स्टैंडर्ड है कि ये चीजें होगी तो मानी जाएगी, ये चीजें तो नहीं मानी जाएगी। ये बात सारी बातें क्लियर हो गई? जी सर। अब कोई क्वेश्चन, ये हमारा पूरा टॉपिक एंड हो गया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है पूछे, मैंने नेक्स्ट हेडिंग पे आए। सर आपने अभी ये बोला था कि 2+, आपका ये क्वेश्चन था ना, ये जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा है, चैट में भी शायद मैंने क्वेश्चन पूछा था। अफान ने पूछा था, उसमें बस जी ये जी। चीज भी क्लियर कर लें कि अक्सर ये होता है 2 डिफरेंट व्यूज होते हैं। हम कहते हैं दोनों व्यूज सही है, इसमें से कोई सही नहीं है कोई गलत नहीं है। अक्सर उल्टा केस भी होता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी कह दे तवाफ में 7 चक्कर लगाने, दूसरा आदमी कहे तवाफ में 10 चक्कर लगाने, तो मैंने कहा ये गलत बात है, वो कहते हैं मेरा व्यू, आप इसको गलत नहीं बोल सकते। तो मैं कहूंगा भाई आप जहालत कर रहे हैं, ये व्यूज की बहस नहीं है, ये सही और गलत की बहस है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि भाई फजर में 3 फर्ज होते हैं और मगरिब में 2 फर्ज होते हैं, इसमें व्यू नहीं है, ये सही और गलत की बहस है, ये बात समझ रहे हैं। हमारे मीडिया में यही तो ड्रामा होता है, कोई भी बंदा उठ के कोई भी ब्लेंडर मारता है, आगे से कहता क्या है, ये मेरा व्यू, ये मेरी राय, आप मेरी राय को कुछ नहीं कह सकते, तो पागल हो गए हो। यहाँ पे व्यूज की बहस ही नहीं है, यहाँ पे सही और गलत की बहस शुरू हो जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कहाँ पे हमने 2 डिफरेंट व्यूज कहना है और कहाँ पे हमने सही और गलत की बहस करनी है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, मैं कलर की बात करूं कि कौन सा कलर सबसे अच्छा कलर है, तो आप कहेंगे ये व्यूज की बहस है, ये सही और गलत की बहस नहीं है। और 2+2 4, 2+2 5 किसकी बहस है? बोले भाई। आपकी आवाज कट रही है। जी सर, कलर की बहस हमारी व्यूज की बहस थी, 2+2 4, 2+2 5 वाली बहस थी हमारी व्यूज की, सॉरी सही और गलत की। ये बात समझ में आ गई? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे हमने 2 डिफरेंट व्यूज कहना है और कहाँ पे हमने कहना है ये सही और गलत की बहस है। लॉजिक क्लियर है? उसके लिए भी आपको फील्ड एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जो फील्ड का एक्सपर्ट है वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे 2 डिफरेंट व्यूज कहने हैं, यहाँ पे सही और गलत कहना है, ठीक है। जो फील्ड एक्सपर्ट है वो नहीं कह सकता। ठीक है सर। आपको थोड़ा बहुत अगर पता हो तो माने किसी शरीर में दर्द हो रहा है, आप एक कहते हैं पैराडोल ले लो, दूसरा कहता है पोस्टन ले लो, तो आप कहेंगे दोनों में से कोई ले लो, दोनों ही ठीक है। नहीं। लेकिन एक आदमी कहता है पैराडोल ले लो, दूसरा कहता है ऑगमेंटिन ले लो,
एनसेड ले लो, तो कहेगा भाई एनसेड दांत के दर्द की गोली थी, क्या कह रहे हो, ये सही और गलत की बहस है। लेकिन इसके लिए भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना। जी जिस सर आदमी को बिल्कुल। बेसिक नॉलेज है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कहाँ सही और गलत की बहस होती है और कहाँ बहस है टू डिफरेंट व्यूज की। तो ये भी एक्सपर्ट का काम है डिसाइड करना कि किसको टू डिफरेंट व्यूज बोलना है, किसको सही और गलत बोलना है। ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। अब पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट होगी। अगली हेडिंग का नाम क्या है? पॉपुलर मीडिया मैसेज। जी, इसमें क्या है आप नोट करें, कभी कभी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट की बजाय ना किसी और चीज पे डिपेंड करते हो। दूसरी चीज क्या है? डिस्कशन या मीडिया। मतलब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज पे कभी नहीं हुआ ना, आपने कभी किसी एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन आपने जो दोस्तों से डिस्कशन की है या आपने जो मीडिया से देखा है, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। होता ना सही है? जी सर। अच्छा आइडिया है, पर इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? सर एरिया एक्सपर्टीज भी इसमें एक जी, limitation हो इसमें आप सकती ये है। कह सकते हैं कि जिन दूसरों से आप डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली लोगों को साइंटिफिक रिसर्च की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से जो जी उनकी बिल्कुल। थिंकिंग होती है ना, उनके बनाए हुए जो कंक्लूजन होते हैं वो क्लियर नहीं है, वो लॉजिकल नहीं होते। मतलब अगर मैं अपने किसी फ्रेंड से किसी टॉपिक को डिस्कशन कर रहा हूँ, वो बता रहा है कि उसका कंक्लूजन ये है, उसकी सोच ये, उसका मानना ये है। अब जरूरी नहीं है कि वो उस कंक्लूजन में पूरे साइंटिफिक प्रोसेस के बाद पहुंचा हो, पूरे साइंटिफिक रिसर्च करके पहुंचा जी हो, तो उसके कंक्लूजन पे मैं रिलाई नहीं कर सकता। ये बात समझ रहे हैं? अब जैसे मिसाल के जी तौर जी पे यूएसए है, बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है, ठीक है, बहुत। यूएसए में रिसर्च ने साबित किया कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ऐसी बातों पे बिलीव करती है जिसको साइंस रिजेक्ट कर चुकी है। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि यकीन करते हैं कि जिन दुनिया में जी एग्जिस्ट करते हैं, चुड़ैलें एग्जिस्ट करती है, हॉरोस्कोप एग्जिस्ट करते हैं, एंजल एग्जिस्ट करते हैं, इन तमाम चीजों में बिलीव है जो उनके साइंटिफिक रिसर्च नहीं मानते। ये बात समझ रहे हैं? इस तरह की हजारों केस स्टडीज है। जी उन्होंने जी जी साबित किया जो सुबह शाम दिन रात मीडिया में आ रहा होता है, लोग उसे मानना शुरू कर देते हैं। अब मीडिया पे जितने लोग बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट थोड़ी ना होते हैं, लेकिन सुबह शाम दिन रात एक ही चीज चलाएंगे, एक ही चीज चलाएंगे, तो हर कोई इस पर बिलीव कर लेगा। मैंने आपको बर्मुडा ट्रायंगल की एग्जांपल जी बताई थी। जी जी बिल्कुल। तो बर्मुडा ट्रायंगल में आइडिया क्या केस होता था? जब भी वहां पे कोई जहाज डूबता था रिपोर्ट होता था, बाकी जगह डूबता वाटर था ब्रिज। तो लोग रिपोर्ट नहीं करते थे। तो मशहूर हो गया वहां पे जो भी जहाज जाएगा डूबेगा, जबकि ऑस्ट्रेलियन रिसर्च ने जी साबित किया है वहां पे कोई खासियत नहीं है। 90s में जी जहां जितने जहाज वहां डूबे उतने जहाज बाकी जगह भी डूबे है। तो फर्क ये बर्मुडा ट्रायंगल का रिपोर्ट कर दिया जाता था, पब्लिश कर दिया जाता था, बाकी को पब्लिश नहीं किया जाता था। तो मीडिया से लोगों को ये न्यूज मिलना शुरू हो गई कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, जो भी जहाज जाता है वो डूब जाता है। जी ठीक है। इसी तरह बुक में एग्जांपल दी हुए, रोड पे जो फाइट होती है, रोड पे झगड़े होते हैं। तो 1988 में ना जी पहली जी दफा अमेरिका के न्यूज़पेपर में एक टर्म आई रोड रेज के नाम से। ठीक है। एक साल पे 4000 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हो गए, 1000 से। ठीक है। अच्छा। और पता चला कि ओके। भाई, और उनके बाद केस आए कि तकरीबन इतने लाख केस अमेरिका के रोड पे ये केसेस होते रोड रेज के। तो गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया, मिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए इसको कंट्रोल करने के लिए। अब मसला जानते क्या है? साइंटिफिक रिसर्च में हम पहले एक टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने क्या किया मीडिया वालों ने? अगर किसी ने कार ठोक दी, रोड रेज का नाम दे दिया, सिग्नल तोड़ दिया, रोड रेज का नाम दे दिया, गाली दे दी, हर चीज रोड पे होने वाली कोई भी चीज थी उसको नाम क्या दे देते थे? रोड रेज। अब इश्यू ये, अगर साइंटिफिक रिसर्चर होता तो वो कहता कि भाई साइंटिफिक रिसर्च में पहले आपको टर्म को डिफाइन करना होता है। अगर ये अनऑब्जर्व वेरिएबल है तो आप बताओ कि आप इसको मेजर कैसे करेंगे। बात समझ रहे हैं? आपने जितना डेटा कलेक्ट किया इसमें जी तो जी बहुत सा तो फिल्टर होगा, ये सब कुछ तो रोड रेज में आता ही नहीं है। अब मसला ये था क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च उन्हें पढ़ी नहीं होती, उनको साइंटिफिक रिसर्च करना भी नहीं आ रही होती, तो फिर होता क्या, रोड पे अगर कत्ल भी हो रहा है ना, ठीक है, गाली कुछ भी हो रहा है, तो किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? बोले ये। रोड रेज। और ये सब की जबान पे क्यों आ गया? क्योंकि एक बहुत पॉपुलर मैसेज बन गया रोड है। रेज से डाल। हाँ, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर मैसेज बन गया तो जी सबकी जबान पे बात आ गई है। ये बात समझ रहे हैं? और मीडिया कहे कि फला पार्टी चोर है, फला शख्स चोर है, फला शख्स चोर है, फला शख्स चोर है, सुबह शाम दिन रात बोले। अब आप मुल्क में किसी से पूछे जरदारी साहब के बारे में आपका क्या कमेंट है, कहेंगे चोर है। ठीक है, कैसे पता? साइंटिफिक जी हिसाब से साबित करो। वो तो नहीं पता लेकिन हर कोई कहता है। बात समझ रहे हैं? मैं जी कहूँ डेटा से साबित जी करो, जी कैसे अपने साइंटिफिक रिसर्च किए, प्रूफ दिखाओ, फैक्ट दिखाओ। वो तो हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन ये चोर है। सही बात है। तो एक ये जी किस सेटिंग में आ जाएगा?
पॉपुलर एंड मीडियम, पॉपुलर एंड मीडिया मैसेज। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। अब लोग कहते हैं ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं मदारिस में ऐसा होता है, पूरी दुनिया कहती है, मैं पूछता हूँ कि फाइन आप किस दिन मदरसे गए थे, आपने किस दिन रिसर्च की थी, कितना डेटा कलेक्ट किया, सर ये सब तो नहीं पता, पर अखबार में आया था, टीवी पे आया था, सुबह शाम टीवी पे आता है, लोग कहते हैं। तो बेसिकली उनके जो सारे कंक्लूजन और डिस्कशन है किस बेस पे हो रहा है, पॉपुलर मीडिया मैसेजेस के हेडिंग में आएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर। इसकी लिमिटेशन भी समझ में आ गई? सर इसकी लिमिटेशन समझ आ गई। इसकी लिमिटेशन ये है कि जिनसे आप डिस्कस कर रहे हो, जो मीडिया वाले आपको बात बता रहे हैं, उनको खुद साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, वो नाम रिसर्च का यूज करते हैं लेकिन वो रिसर्च एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। ठीक है, आखिरी हेडिंग का नाम क्या है? जी सर, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स एंड वैल्यूज। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो मैनेजर होता है, डिसीजन मेकर होता है ना, वो रिसर्च फाइंडिंग की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद उन्हें रिजेक्ट कर देता है। फैसले किस बेस पे करता है? अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर या रिलीजियस आइडियोलॉजी की बेस पे। बात समझ रहे हैं? रिसर्च कुछ और करिए, फाइंडिंग कुछ और करिए, फैक्ट कुछ और करिए, उसकी डिसीजन मेकिंग किस बेस पे हो रही होती है? अपनी बिलीव्स पर। हाँ, जैसे आजकल इंडिया में मसला चल रहा है, होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजिकल एक बिलीव होता है, तो वो फैक्ट्स बेस पे, रिसर्च बेस पे फैसले नहीं कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं? जी जी। तो उनके डिसीजन मेकिंग की बेस क्या होती है? उनके आइडियोलॉजिकल बिलीव्स और वैल्यूज दोनों। अब वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? जी सर। अब जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बड़ी मजे की एग्जांपल है, किसी ने किसी से रिश्ता करना हो और वो रिसर्च करें, उन्हें सब कुछ अच्छा लगे कि बंदा भी अच्छा है, बंदी अच्छी है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि भाई इनकी कास्ट सही नहीं है, हम इस कास्ट में नहीं करते, ये छोटी कास्ट के लोग हैं या ये ऐसी कास्ट के लोग हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो रिसर्च की बेस पर काम कर रहे हैं या अपने सोशल नॉर्म बिलीफ की बेस पर काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं? अपने बिलीव्स पर डिसीजन ले रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? इसकी हजारों एग्जांपल्स की जा सकती है, पॉलिटिकल पार्टी में तो ये चीज बहुत कॉमन है। जी जी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है, पूछें। सर जी सर मैं ये कही थी जैसे कोई पर्सनल बिलीव या आइडियोलॉजी बनती है तो वो भी तो किसी एक्सपीरियंस या रिसर्च के बाद ही बनती होगी ना? तो वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जिस चीज को आप रिसर्च कह रहे हैं उसमें साइंटिफिक कम्युनिटी में उसको रिसर्च कहा ही नहीं जाता, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। अगर आपने 10 लोगों से डेटा ले लिया और बेस पे आप कह रही मैंने रिसर्च किया, तो मैं इस चीज को रिसर्च मान ही नहीं रहा, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च स्टैंडर्ड्स दिए हुए रिसर्च करने का आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। जितना सैंपल साइज रिक्वायर्ड था आपने उतने लोगों से पूछा ही नहीं, जिस तरीके से डेटा एनालिसिस करना था आपने वो किया ही नहीं, तो आप उसको रिसर्च का नाम दे रहे हैं, पर मैं रिसर्च का नाम नहीं दे रहा। यही तो डिस्कशन पीछे 1 घंटे से हम लोग कर रहे थे कि मीडिया वाले भी कह देते हैं हमारी रिसर्च के मुताबिक, तो भाई जो तुम्हारी रिसर्च है वो रिसर्च है ही नहीं, हम उसको रिसर्च मानते ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? जी, तो सर हम ये कह सकते हैं जो पर्सनल आइडियोलॉजिकल बिलीव्स में बिलीव करते हैं वो कंजर्वेटिव लोग होते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं वो कह सकते। देखिए बहुत लंबी बहस है, मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। आपका नाम क्या है? सर अनिका। मुस्लिम है आप? जी आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है। जी आपका एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, उसका नाम है अनीता। आप अनिका ANIQ है, उसका नाम क्या है? अनीता। डन? जी सर। अब अनीता कहती है मेरे पास 100 रुपए है, मैं बैंक पे इंटरेस्ट पे दे दूंगी, बैंक मुझे 5 रुपए इंटरेस्ट देगा। तो अनीता को लगता है कि मैंने रिसर्च किया, उसके 100 रुपए 105 रुपए हो जाएंगे। डन? जी सर। दीन, आप जब कुरान पढ़ने बैठती है तो आपने कुरान में पढ़ा अल्लाह ताला ने कहा सदका दे के अपना माल बढ़ाओ, और जितने सूद में अपना माल दिया वो अपना माल जाया कर दिया। अब आपका बिलीव ये है अगर इन 100 रुपए से मैं सूद लूंगी 105 हो जाएगा तो मेरा सारा माल जाया हो गया, और इन 100 रुपए में से मैं 5 रुपए सदका दे दूंगी तो मेरा माल बढ़ जाएगा और भी बढ़ेगा, अल्लाह और देगा। अब ये बात किसी नॉन बिलीवर को समझ में आएगी? अब आप डिसीजन रिसर्च की बेस पे कर रहे हैं या अपने रिलीजियस आइडियोलॉजिकल बिलीफ पे कर रहे हैं? अपने रिलीजन आइडियोलॉजिकल बिलीव। तो नेगेटिव तो ना होगा। अब आप कहेंगे ये डिसीजन मैं अपने रिलीजियस बिलीफ पे कर रही हूँ, बेसिस पे कर रही हूँ, मेरा मानना है कि मैं जितना सदका दूंगी उतना माल बढ़ेगा। ये बात समझ रहे हैं? ये आपको बिलीव है। जी ये लॉजिक समझ में आ गई? इसमें जी दो सर, चार समझ एग्जांपल आ और देता हूँ मिसाल के तौर पे। आप कहीं जॉब करती हैं? नहीं सर।
अब हमारा बिलीव ये है कि अल्लाह ने आपके रिस्क में 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। डन। जी। आप हलाल पैसे कमा रहे हैं, आपने 30,000 रुपए कमा लिए, ठीक है। पीछे आप में कितने जी। ड्यू पड़े हुए हैं? 70,000। अब आपको रिश्वत लेने का मौका मिला। अब एक जो नॉन बिलीवर है वो कहता है यार 20,000 रुपए रिश्वत मिल रही है, ले लो, मेरा माल बढ़ जाएगा, तो वो नॉर्मली रिश्वत ले लेगा। मुस्लिम्स के बिलीव में क्या कंसेप्ट दिया जाता है? रिश्वत देने वाला मुस्लिम और नहीं, लेने वाला मुस्लिम के दोनों। कंसेप्ट में आता है कि अगर अनिका ने वो 20,000 रिश्वत ले ली तो टोटल 50,000 हो गया ना, तो आपके जी। हलाल में से 20,000 कट जाएगा। अब आपको जो पीछे 70,000 हलाल मिलना था उसमें से कितना मिलेगा? 50। हाँ, और अगर आपने 80,000 जमा कर लिया हराम, तो अब आपको पीछे हलाल कितना मिलेगा? 20। 20,000। तो हमारा कंसेप्ट ये हमें मिलना 1 लाख रुपए ही है। इसलिए तो कहा जाता है हराम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप हराम लेते जाएंगे उतना आपका हलाल माइनस होता रहेगा। इंसान के पैदा होने से जी। पहले तमाम रिस्क लिख दिया गया था, तो आपको जरूरत क्या है गलत तरीके से अर्न करने की, जब ये ठीक तरीके से एक चीज मिल जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो लोगों को समझाया जाता है कि हराम लेने की जरूरत नहीं है, जितना तुम हराम लोगे उससे उतना ही हलाल कम होता रहेगा। ये लॉजिक समझ में आ गई? जी सर, समझ लेकिन आई। जो बंदा कुरान पढ़ता ही नहीं, दीन को मानते नहीं, उसको ये बात कैसे समझाएंगे? वो कहेंगे रिसर्च तो ये बात कहती है कि करोड़ रुपए रिश्वत मिल रही है, हलाल से मैं इतना थोड़ा कमा पाऊंगा, बिजनेस से मैं इतना थोड़ा कमा पाऊंगा। बात समझ रहे हैं? वो आपसे ऐसे की बातें करेगा। जी। लेकिन आपका जी। बिलीव है। इसी इसी बात को कंटिन्यू करूं। अब जैसे बहुत से लोग समझते नहीं है इस बात को, कोई मेल आ जाए, इस मेल के ऊपर एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। कोई मेल है जिसके ऊपर मैं एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकूं। पहले कौन थे माइक पे? शहान थे, क्या नाम था जी उनका? सर। जी सर। आपको ये इनकम वाली एग्जांपल समझ में आई? जी सर। तो बिलीफ में ये आता है हमें जितना मिलना है वो मितना है। अगर आप कुछ हराम तरीके से लेंगे तो आपका हलाल कम कर दिया जाएगा। डन। जी सर। माने आपकी शादी हो गई कल को, जिससे भी आपकी शादी हो रही थी, तो अल्लाह ने आपके रिस्क में एक अच्छा टाइम रखा है आपकी वाइफ के साथ। जो भी आपसे बातें करेंगे, जो भी आपका उसका टाइम गुजरेगा, वो सब हलाल में कंसीडर होगा। माने आपके अल्लाह ने 200 घंटे रखे हैं इंटरटेनमेंट के, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ। अब आपने क्या किया? अगर आप अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, तो वो 2 घंटे आपके अपनी वाइफ के साथ कम होंगे। ये जो लोग जिना में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है मेरे भाई तुम्हारे नसीब में तमाम चीजें हैं, क्यों तुम हराम साइड पे जा रहे हो? जितना तुम हराम साइड पे जाओगे उतना तुम्हारा हलाल साइड से माइनस होता रहेगा। अगर तुम्हारा किसी के साथ इलीगल रिलेशनशिप है, और अगर तुम्हारा वाइफ, मान ले अभी तुम्हारी वाइफ नहीं है, कल को तुम्हारी शादी हो गई, और तुम्हारे रिकॉर्ड में या तुम्हारी किस्मत में 20 आवर्स का टाइम स्पेंड करना है, और तुम 6 आवर अगर हराम टाइम स्पेंड कर दोगे, तो वो 6 आवर्स वहां से कटेंगे। ये बात समझ रहे हैं? अगर ये बात बहुत सारे जी लोगों को सर। समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। उनको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर तुमने दीन पढ़ा नहीं है, तुमको पता है इस बात का। जब वो दीन पढ़ेंगे तो उनको ये बात समझ में आएगी, जितना मैं हराम से चीजें कलेक्ट करूंगा उतना मेरा हलाल क्या होता रहेगा? माइनस होता जी रहेगा। सर। तो अगर किसी को इस बात का यकीन हो जाए, तो आपको लगता है कोई हराम काम करेगा, किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, कोई इलीगल रिलेशनशिप कायम करेगा? करेगा? सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो सर। इसके माइंड में ये बात आएगी अगर मैंने ये सारे काम वहां कर दिए तो फिर मेरे यहाँ पे माइनस होंगे, तो जाहिर बात है प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। तो ये सारे डिसीजन हमारे तो सुबह शाम दिन रात के तमाम डिसीजन होते ही बिलीफ के ऊपर है, रिलीजियस बिलीफ के ऊपर होते हैं। दुनिया में कहा जाता है जान है तो जहान है, सुना होगा आपने। जी सर। तो आपने अक्सर साहबा की किस्सा सुना होगा, जब उनका इंतकाल हुआ तो शहीद हुए तो खुश हो रहे थे कि हम कामयाब हो गए। तो एक नॉन बिलीवर है वो तो उसका दिमाग घूम जाए, कहीं ये किस तरह के लोग हैं, मर का कौन खुश होता है? ये दुनिया में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान होती है। तो किताबों में आता है जो कुरैश उनसे लड़ने आए हुए थे वो कहते हैं किस तरह के लोग हैं भाई, मरते हुए कह रहे मैं कामयाब हो गया। आपकी जान का लॉस हो रहा है, इससे बड़ा लॉस क्या हो सकता है? इसमें कामयाबी क्या है? समझ रहे हैं? लेकिन हम डेटा की बेस पे नहीं, हम बिलीफ की बेस पे डिसीजन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जी बहुत सर। दफा हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं रिसर्च की बेस पे, डेटा की बेस पे नहीं कर रहे होते, किसकी बेस पे कर रहे होते हैं? आइडियोलॉजी और जी बिलीफ की बेस पे। वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना पूछें।
जी क्लास चैट में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछें। अच्छा, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 भी हो गई, हेडिंग नंबर 3 भी हो गई, हेडिंग नंबर 4 भी हो गई। पहली हेडिंग का नाम क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। ये भी हमारे बिजनेस में बहुत दफा होता है। मान आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में मेरे पास 10 एम्प्लॉयज है, मैं कहता हूँ आज वीकेंड है, आज 3 गुना कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो। कोई मुझसे पूछे क्यों कर दो, तो मैं क्या कहूंगा? भाई का एक्सपीरियंस है, कहूंगा ना। जी सर तो बिल्कुल। बहुत सारे डिसीजन आप किस बेस पे ले रहे होते हैं? आपने एक्सपीरियंस 5 बजे घर पे जाना था, आपने कहा 5 बजे नहीं 2 घंटे रुक जाओ। मैंने वजह आपने कहा 5 बजे शहर सबसे बहुत जैम होगा, कोई फायदा नहीं, 2 घंटे ट्रैफिक में रुकने से बेहतर है हम निकले ही लेट। ये डिसीजन आप किस बेस पे ले रहे हैं? एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। तो इसके तो लाखों एग्जांपल है, ये तो बहुत कॉमन है। बहुत से डिसीजन आप कॉमन सेंस की बेस पे करते हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं। बारिश हो रही है तो आपने कॉमन सेंस यूज किया, भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रैफिक जैम होगा ही होगा। ये बात समझ लें। स्टॉक के अंदर ये चीज बहुत होती है कि एक प्राइस इतनी नीचे चली गई है तो जाहिर बात है इसने एवरेज पे आना ही आना है। कॉमन सेंस की बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात के ऊपर कि भाई ये चीज नीचे जाएगी तो इसने वापस ऊपर आना ही आना है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। एक आदमी 2 दिन से जागा हुआ ठीक से परफॉर्म कर पाएगा? उसको नींद की जरूरत है, कॉमन सेंस की नहीं। बात है ना। एक आदमी 4 दिन से भूखा है, जाहिर बात है खाना नहीं देंगे तो चोरी करेगा। आप में कॉमन सेंस की बात है। इस तरह बहुत से डिसीजन यस। ऐसे होते हैं जो आपको तभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बात को लेके ये काम ऐसे होने वाला है। इस पे आपको शेयर करना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे डिटेल्स की डिस्कस करूं आपसे। तो सर इसमें भी कोई चीज गलत या सही नहीं होगी? पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल जरूरी नहीं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक हो, गलती के बहुत ज्यादा चांसेस है। अक्सर लोग कहते हैं भाई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? जब हमने लास्ट क्लास में ओवर जी। जनरलाइजेशन वगैरह पढ़ा था उसमें मैंने यही तो बात पढ़ी थी कि लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ओवर जनरलाइज कर देते हैं। वो जो उनका जी। पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको लगता है सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा। याद है आपको? फॉल्स कंसेंसस के नाम से जी हमने जी हेडिंग जी पढ़ी थी, उसमें हमने ओवर जनरलाइजेशन जी पढ़ा सर, था, उसके जैसा बाद आप हमने सोचते हैं वैसा ही सब हाँ सोचेंगे। सिलेक्टिव ऑब्जर्वेशन पढ़ा था। तो उसको लगता है जैसे मेरे से एक्सपीरियंस है सबके साथ ऐसे ही हुआ होगा। तभी तो हम इसमें डिसीजन मेकिंग जी कर रहे थे कि अगर हम ऑल्टरनेटिव टू रिसर्च पे जाए, रिसर्च के बिना डिसीजन लें। हम चाहते हैं कि हम रिसर्च की बेस पे डिसीजन ना लें, किसी और बेस पे डिसीजन लें। तो इसके हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी। या तो हम एक्सपर्ट से पूछ के डिसीजन लेंगे, या तो पॉपुलर और मीडिया मैसेजेस उनकी बेस पे डिसीजन लेंगे। जैसे हमने स्टॉक की मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला शेयर ऊपर जाने वाला है, ये नीचे होने वाला है, फला सेक्टर ऊपर होने वाला है, आई की प्राइस कम होने वाली है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग उसका डिसीजन की वजह होती है वो क्या होती है? डिस्कशन और मीडिया, यही होता है ना। और चौथे में हमने क्या पढ़ा था कि मेरी जो डिसीजन की वजह वो क्या है? आइडियोलॉजिकल बिलीव एंड वैल्यूज। आइडियोलॉजी। और पहला रीजन क्या है मेरा डिसीजन लेने का? कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। किसी ने मुझसे पूछा आपने ये स्टेप क्यों लिया, तो मैं क्या कहूंगा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गट फीलिंग है, कॉमन सेंस की बात है। ये बात समझ में आ गई?